नमस्कार दोस्तों। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी का एक लघु उपन्यास पटाक्षेप। शुरू करें दोस्तों। चाय चढ़ाई ही थी कि इन्होंने आकर कहा, पद्मा, एक कप पानी और, गौतम साहब आए हैं। मैंने पलट कर देखा, किचन के दरवाजे पर खड़े थे वह। सारी खींच, सारी झुंझलाहट चेहरे पर उतर आई थी। मुझे हंसी आ गई। आज अच्छे फंसे हैं जनाब। बेचारे दफ्तर से लौटकर एक प्याली चाय इत्मीनान से पीना चाहते हैं, सो वह भी नसीब नहीं है। चाय नाश्ता ट्रे में लगाकर बाहर ले जाते हुए मैंने छवि के कमरे में झांक कर कहा, छवि, गोंद की शीशी। जी। वह उपन्यास में डूबी हुई थी। हड़बड़ाकर उठ बैठी। गौतम साहब आए हैं, मैंने बताया। उनका नाम सुनते ही उसका माथा सलवटों से भर जाता था, पर आज उसने बड़े ही सहज स्वर में कहा, आप उनके पास थोड़ी देर बैठेंगी दीदी? मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ। उसकी आवाज़ में ज़रा भी ऊब, ज़रा भी खींच नहीं थी। बेचारी उन्हें बर्दाश्त करना सीख गई है, मैंने सोचा। और सुनाइए गौतम साहब, क्या हाल चाल हैं? इस बार तो बहुत अरसे बाद दर्शन दिए। मैंने मेज पर चाय नाश्ता लगाते हुए कहा। किसी विदेशी बैंक की धोखाधड़ी का किस्सा सुना रहे थे गौतम। उसे बीच ही में छोड़कर मेरी ओर मुखातिब हुए। दुआ सलाम के बाद जो शुरू हुए तो घर की, दफ्तर की, देश की, विदेश की, पता नहीं कितनी खबरें सुना गए। यह बैठे बैठे बोर होते रहे। बड़ी मुश्किल से अपनी उबासी रोकते हुए बोले, छवि को बुलाओ भाई, इनका कितना टाइम वेस्ट करोगी? ही इज़ अ बिज़ी मैन। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक कर भीतर आई थी मैं और बंद दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, छवि जल्दी करो, तुम्हारे भाई साहब ऑफ हुए जा रहे हैं। बस दीदी, अभी आई, उसने कहा और दरवाज़ा खोल दिया। खुशबू का एक झोंका मुझे सराबोर करता हुआ निकल गया। उसकी धुंध से उबर कर मैंने देखा, बादामी रंग की नेट नायलॉन साड़ी, मैचिंग ब्लाउज़ और चूड़ियाँ, ढीला जूड़ा, जूड़े में गुलाब। छवि तो ऐसे सज संवर कर खड़ी थी जैसे कहीं पार्टी में जाना हो। उसका सलोना रूप सदा की तरह मेरा हीन बोध जागृत कर गया और मेरा ईर्ष्यालु मन कुनमुनाया। भला गौतम साहब के लिए इतने बनाव सिंगार की क्या ज़रूरत थी? दीदी, पीयूष सो रहा है, उसे तो देख लेंगी ना आप? दूध बनाकर शीशी में भर दिया है मैंने, उसने अपने लुभावने अंदाज में कहा और मेरे सारे विकल्प बिला गए। फिर से ममतामयी दीदी बन गई मैं और उसे आश्वस्त कर बाहर भेज दिया। सोचा, पहनने ओढ़ने के यही तो दिन हैं। किसी ज़माने में मैं भी तो दिन में 3-3 बार साड़ियाँ बदलती थी। दर्जनों बार दर्पण में झांक कर काजल बिंदी ठीक कर लिया करती थी। लेकिन अब कोई मुझे देखे, सुंदर दिखने का कोई उत्साह ही नहीं रहा। और यह सब सोचते हुए पता नहीं कब मैं शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपने टटपूंजिया बालों को किसी तरह समेट कर मैंने जूड़ा बनाया। फिर मुंह हाथ धोकर कपड़े भी बदल डाले। अपने को संवारने की कोशिश में देर तक शीशे के सामने बैठी रही और यह कमबख्त चीख चीख कर कहता रहा, छवि बहुत सुंदर है, तुमसे 10 गुना, 1000 गुना सुंदर है। एकदम सारा उत्साह जैसे निचुड़ गया। मन एक असहाय क्रोध से उबलने लगा। मेरा गुस्सा हमेशा की तरह सुशील पर आया, जो छवि को ब्याह कर इस घर में लाया है। उसके घर में आते ही मैं एक महत्वहीन प्राणी होकर रह गई हूँ। लड़कियाँ, उनके पिता, पास पड़ोसी, सब जैसे उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। शादी के 2 साल बाद भी वह नवेली दुल्हन बनी हुई है। गुस्सा लड़कियों पर भी आया, जिन्हें जन्म देने में, पालने में सारा अस्तित्व ही रसहीन होकर रह गया है। गुस्सा इन पर भी। वह भला आदमी तो जमकर बैठ गया है। मुझे ज़रा बाहर जाना था, यह कब कमरे में आ गए थे पता ही नहीं चला था। जाने से आपको कौन रोक रहा है? मैंने कसैली आवाज़ में कहा।
बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा लगने की तो कोई बात ही नहीं है। यह कोई आपके लिए थोड़े ही आए हैं। पद्मा, आई डिसलाइक दिस टोन, उन्होंने ज़रा सख्ती से कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मुंह फुलाए बैठी रही। कुछ लाना तो नहीं है बाज़ार से? इन्होंने खूंटी से कोट उतारते हुए पूछा। मैंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। यह चुपचाप बाहर निकल गए। कुछ देर बाद ड्राइंग रूम में इनका स्वर सुनाई दिया। अच्छा गौतम, सी यू अगेन। और फिर सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ आई, फिर स्कूटर स्टार्ट करने की। सारी आवाज़ें कानों में समेटती हुई मैं चुपचाप वहाँ बैठी रही, किसी फालतू सामान की तरह। पीयूष अगर झूले में कुनमुनाता नहीं तो मैं पता नहीं कितनी देर वहाँ बैठी रहती। उसकी आवाज़ आते ही मैं करीब करीब दौड़कर छवि के कमरे में पहुँची। शैतान, आजकल झूले से कूदने की कोशिश करने लगता है। अब भी मसहरी से मुंह निकालकर इधर उधर देख रहा था। मुझे देखते ही किलक पड़ा और हुमस कर मेरी गोद में आ गया। उसे कलेजे से भींचकर बड़ी देर तक अपना दुलार बरसाती रही। वह भी प्रसन्न भाव से मेरे अत्याचार सहता रहा। लेकिन सिर्फ प्यार से तो उसका पेट भरने वाला नहीं था। उसने फौरन ही दूध के लिए मचलना प्रारंभ कर दिया। उसे पलंग पर लिटाकर मैंने शीशी उसके मुंह में दे दी और फिर उसके बाजू में लेट गई। मन इतना तृप्त था जैसे पीयूष शीशी का नहीं मेरा ही दूध पी रहा है। यह नन्हा सा प्राणी आते ही घर भर का, मोहल्ले का एक खिलौना बन गया है। लेकिन मेरी तो जैसे इसने ज़िंदगी ही बदल दी है। मन करता है बस 24 घंटे उसे कलेजे से लगाए रहूं और पूछूं, मेरे लाल, मेरे छौने, तू इतने दिनों तक कहाँ छिप कर बैठ गया था? दूध पिलाकर मैंने उसे तैयार किया, जैसे कोई शरबत धीरे धीरे सिप किया जाता है। मैं उसे इत्मीनान से तैयार करती रही। आखिर उसके धैर्य का बांध टूट गया और वह सड़क की ओर हाथ फेंकने लगा। तब मुझे अपना तामझाम समेटना ही पड़ा। छवि, इसे थोड़ा घुमा लाऊं मैं? दोनों देवियों का तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। मैंने ड्राइंग रूम में आकर कहा और नीचे उतर आई। पप्पू को घुमाने ले जा रही हैं मिसेस कुमार? मैंने पीछे मुड़कर देखा। मिसेस चंद्रा थैलियों से लदी फंदी हाँफती हुई चली आ रही थी। इसकी मम्मी नहीं आई? बुरी तरह हाँफ रही थी पर बोले बिना उन्हें चैन कहाँ। मम्मी पढ़ रही हैं, मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अब की तो मास्टर जी बहुत दिनों बाद आए, उन्होंने साथ साथ चलते हुए दूसरा प्रश्न दाग दिया। मास्टर जी कौन? ओह, आप शायद गौतम साहब के लिए कह रही हैं। इनके दोस्त के छोटे भाई हैं। वह भी किसी नाइट कॉलेज में सोशलॉजी में एमए कर रहे हैं। कहीं से अच्छे नोट्स या किताबें मिल जाती हैं तो दे जाते हैं। मैंने लंबी चौड़ी सफाई दी और फिर लगा इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। यही तो मैं लड़कियों से कह रही थी। मास्टर तो अपने समय से आता है, समय से जाता है। वह इतनी इतनी देर बैठता भी नहीं है, इतने इतने दिन गोल भी नहीं करता है और उसे छोड़ने सारा घर दरवाजे पर नहीं आता है। मैं तो स्तब्ध रह गई। मिसेस चंद्रा की नज़र से कोई भी बात छूटती नहीं है। लोग बाग उन्हें कॉलोनी का चौकीदार कहते हैं। ठीक ही कहते हैं। मैंने फिर अकारण सफाई देते हुए कहा, इतना लेट एडमिशन हुआ है उसका, इसलिए जहाँ से भी हेल्प मिलती है ले लेते हैं। अक्टूबर में तो उसने कॉलेज ज्वाइन किया है। हमने तो यही सोच लिया था कि उसी बहाने घर से तो निकलेगी, 4 हम उम्र लोगों के साथ हंसेगी बोलेगी तो उसका मन लग जाएगा। आपने तो देखा था कैसी हो गई थी, दिन भर कमरे में घुसी रहती थी। ना किसी से हंसना, ना बोलना, ना ढंग से पहनना, ना ओढ़ना। देवर कब लौट रहे हैं आपके? अगला प्रश्न तैयार ही था। अभी तो साल भर बाकी है, 3 साल के लिए गए हैं ना। उत्तर देते देते अब मैं ही हाफ चली थी। मार्केट आ गया था तब कहीं जाकर मुझे राहत मिली। उन्हें दुकानदारों से उलझता छोड़कर मैंने मार्केट का एक राउंड लिया।
कुछ टॉफ़ियाँ खरीदी और लौट पड़ी। लौटते हुए उनके साथ आने का साहस मुझ में नहीं था। लौटते हुए पड़ोस की 2-3 लड़कियां मिल गई थीं और मैंने राहत की सांस ली। उन लोगों में पीयूष को लेने के लिए होड़ सी मच गई और मुझे हाथ सीधा करने का मौका मिल गया। मोटे ताजे बच्चे देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उठाना पड़े तो भगवान याद आ जाते हैं। पीयूष अपनी भक्त मंडली में प्रसन्न था और फरमाइशी प्रोग्राम पेश कर रहा था। शुभा, विभा ने, छवि ने उसे कई करतब सिखा रखे हैं। लड़कियां मुग्ध हुए जा रही थीं। 13-14 साल की लड़कियां थीं वे, उन्हें मुग्ध होने के लिए कुछ भी काफ़ी होता है। हाय कितना स्वीट है ना, हाय कितना इंटेलिजेंट है से होते हुए बात उनकी मम्मी पर उतर आई। घर पहुंचने तक छवि कितनी स्वीट, कितनी स्मार्ट, कितनी ग्रेसफुल वगैरह विशेषण पा चुकी थी। अपने घर की ओर मुड़ते हुए जब पीयूष को लिया तो कितना भारी लगा मुझे वह। किसी तरह सीढ़ियां चढ़कर मैं ऊपर आई। गैलरी में आकर पता लगा कविता की जो पंक्तियां हवा में तैरकर मेरे कानों से टकराती रही थीं, उनका उद्गम स्थान हमारा ड्राइंग रूम ही था। मुझे लगा शायद छवि रेडियो खोलकर बैठ गई है। ड्राइंग रूम में आकर देखा कवि महोदय सशरीर ड्राइंग रूम में विराजमान हैं और उनकी एकमात्र श्रोता बड़ी तन्मयता से रसास्वादन कर रही है। मैंने ईश्वर को धन्यवाद किया कि लौटते हुए मिसेस चंद्रा मेरे साथ नहीं थी। कमरे के वातावरण को गद्य में बनाते हुए मैंने कहा, छवि अपने लाडले को देखो जरा, मुझे किचन में जाने दो। दोनों देवियां लौट आएंगी तो मुझे ही खा जाएंगी। कवि और श्रोता दोनों जैसे समाधि से जाग पड़े। भावाभिभूत होकर छवि ने कहा, कितनी अच्छी कविता लिखते हैं गौतम साहब। लिखता था, कवि ने करेक्शन स्लिप प्रस्तुत की। कॉलेज के दिनों में बहुत कुछ लिखा था। उस जमाने में तो सभी कवि होते हैं। यह नोन तेल लकड़ी का चक्कर चलने के बाद भी जिनकी प्रतिभा शेष रह जाती है वे ही सच्चे कवि होते हैं। और इस यथार्थवादी घोषणा के साथ मैंने मंच से प्रस्थान कर दिया। कवि गोष्ठी फिर नहीं जम सकी, क्योंकि कुछ ही देर बाद स्कूटर स्टार्ट होने की आवाज़ आई। कुछ ही पल बाद छवि किचन में थी। उसकी आंखों में कविताओं की पंक्तियां अब भी तैर रही थीं। उसी भाव विह्वल स्वर में बोली, आपको पता है दीदी, गौतम साहब की लव मैरिज है। साथ ही पढ़ते थे वे दोनों। सारी कविताएं मिसेस गौतम के लिए ही लिखी गई हैं। छवि, प्लीज़ ज़रा साड़ी बदल कर आ जाओ तो चटनी पीस दो। मुझे तो ये बाकी का काम निपटाते ही 8 बज जाएंगे। कविता कानन में विचरण करने वाले उसके मन को मैंने निर्ममता से सिल पर पटकते हुए कहा। उसका चेहरा बुझ सा गया और मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। आफत की मारी शुभा उसी समय मेरे सामने आ खड़ी हुई। मम्मी, भूख लगी है। भूख तो लगी होगी, तभी तो घर की याद आई है, मैंने उसे झिंझोड़ते हुए कहा। घड़ी देखी है, यह समय है घर लौटने का। वे लोग कब से आ गई हैं, छवि ने मिमिया कर कहा, लेकिन तब तक सुबह की पीठ पर 2 घूंसे पड़ चुके थे और वह सिसकती हुई चली गई थी। गैस की नीली लपटों को शून्य दृष्टि से देखते हुए मैं देर तक गुमसुम खड़ी रह गई थी। रात को बेडरूम में प्रवेश करने पर देखा यह हस्ब मामूल अखबार में खोए हुए थे। चेहरे से उनके मूड का कुछ पता नहीं चल रहा था। शाम को जरा ऑफ होकर ही घर से निकले थे। लौटते ही शुभा ने मम्मी की शिकायत कर दी थी। उसकी प्रतिक्रिया जाननी अभी शेष है। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर पड़ रही। शादी को 10-12 साल हो चले हैं, पर हर रात कमरे में पांव देते हुए मन सहमा सा ही रहता है। उनका चेहरा सदा की तरह गंभीर बना रहता है और मुझे अपनी दिन भर की बेवकूफ़ियाँ 100 गुना बड़ी होकर सालने लगती हैं। बहुत मन होता है उनकी छाती में मुंह छिपाकर रोने का, पर अपनी ओर से पहल करने का साहस ही नहीं जुटा पाती। सो गई क्या? उन्होंने हौले से पूछा। नहीं तो क्यों? मैंने करवट बदल कर पूछा। आज तुम्हारी प्रिय सखी मिली थी, मिसेस कश्यप।
कहाँ? मार्केट में। यहाँ कैसे आई? ट्रांसफ़र हो गया है क्या? क्वार्टर कहाँ मिला है? रुको भाई, सांस तो लो। तुम तो बस एक के बाद एक प्रश्न पूछती ही चली जाती हो। मेरा अंतर्मन जानता है कि इन प्रश्नों के उत्तर मेरे लिए महत्व नहीं रखते। अपनी नर्वसनेस को छुपाने का एक साधन मात्र है ये। कैसी लगती है अब वह? मैंने अधीर होकर पूछा। अरे खूब फैल गई है, गर्दन तो नजर ही नहीं आ रही। सच? और मेरा मन उल्लास से भर गया। मिसेस कश्यप अब उतनी सुंदर नहीं रही, यह जानना कितना सुखद था। एक जमाना था जब मिसेस कश्यप ही नहीं, उनका ड्राइंग रूम, उनके अचार, उनके स्वेटर्स, उनके बच्चे, सभी बातें चर्चा का, प्रशंसा का विषय थी। कम से कम अब एक पॉइंट तो उनका कम हुआ। सच कह रहे हैं? बहुत मोटी हो गई हैं, मुझसे भी ज़्यादा। मैंने आश्वस्त होने के लिए पुनः पूछा। तुम्हें मोटी किसने कह दिया? यू आर एज स्लिम एंड एज ग्रेसफुल एज एवर। अब रहने भी दीजिए, मैंने किसी नवोढ़ा की तरह इतराते हुए कहा। सच कह रहा हूँ भाई, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को। और मुझे अपनी बाहों में समेट कर उन्होंने बेड स्विच ऑफ कर दिया। उनकी बाहों का तकिया लिए हुए मैं देर तक तृप्त भाव से लेटी रही। मिसेस कश्यप का नाम लेते ही शंकाओं का एक तूफान सा उठा था, वह अब शांत हो गया था। सुख की उस चरमावस्था में मन बड़ा तरल हो आया था। मुझे छवि की याद हो आई। मैं यहाँ प्रिय की बाहों में लेटी हूँ और वह बेचारी। हौले से मैं बिस्तर से उठाई। वह उसी तरह प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न लेटे रहे। खिड़की का पर्दा सरका कर मैंने देखा, बगल वाले कमरे की बत्ती का चौकोर प्रतिबिंब सड़क पर पड़ रहा था, जिसका अर्थ था छवि अभी जाग रही है। मन करुणाद्र हो उठा। क्या सुख देखा है बेचारी ने शादी का। 2 महीने लगकर भी तो अपने कलकत्ता वाले घर में नहीं रही। कभी मेरे पास, कभी माँ के पास 30 त्योहारों के चक्कर में घूमती रही। तब यह पता थोड़े ही था कि सुशील को 6 महीने के अंदर ही विदेश चले जाना होगा। इतने वरिष्ठ लोगों के होते हुए कंपनी उसे ही जर्मनी में ट्रेनिंग के लिए भेजेगी, खुद उससे भी इसकी आशा कहाँ थी। पर इस चांस के मिलते ही दोनों घरों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। फौरन रिटर्न होने का एक ऐसा शौक सवार था सब पर कि छवि की राय लेना भी जरूरी नहीं समझा गया। उसे 4था महीना चल रहा था। 1 साल तो इसी चक्कर में बीत जाता, फिर जहाँ उसका मन होता रह लेती। मैके ससुरे सबहि सुख, जबहि जहाँ मनुमान। और इसी तरह उसके दिन कट भी रहे थे। पीयूष 5-6 महीने का था तभी उसके पीहर से चिट्ठी आई। दीदी, मेरा यहाँ जरा भी मन नहीं लग रहा, मुझे बुला लीजिए। दूसरे ही दिन वह आगरा जाकर लिवा लाए थे। इतनी दुबली हो गई थी वह। मैंने प्यार से उसकी बलैया लेते हुए कहा था, अरे माँ के राज में यह हाल हो गया है तेरा, फिर मुझे तो तू 15 दिन में बदनाम कर देगी। दरअसल दीदी, बहुत बोर हो गई हूँ मैं वहाँ, उसने कहा। घर में सबके पास अपना अपना काम है। सहेलियाँ अपनी पढ़ाई में मस्त हैं। जिनकी शादी हो गई है उन्हें अपनी गृहस्थी से फुर्सत नहीं है। छोटी भाभी अपनी नौकरी में व्यस्त है। बड़ी भाभी का बच्चों में ही दिन बीत जाता है। एक मैं ही फालतू नजर आ रही थी वहाँ। और वह सूखी हंसी हंसती। उसकी सारी व्यथा उस हंसी में झलक गई थी। तब मैंने ही जिद की थी उसे कॉलेज भेजने की। सुशील उसे मेरे पास छोड़ गया था। वह भी माँ बाप के यहाँ से मेरे पास अपनी इच्छा से आ गई थी। इस विश्वास को, इस स्नेह को मैं झुठलाना नहीं चाहती थी। कॉलेज जाने लगी थी तब से उसके चेहरे पर काफ़ी रौनक आ गई थी। फिर भी कभी कभी वह इतनी निरीह लगती कि दया हो आती। शाम की बात याद करके मन कैसा तो हो गया। बरामदे में जाकर मैंने धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा ठेला। वह खुला ही था। एक पलंग पर शुभा विभा एक दूसरे के गले में बाहें डालकर सो रही थी।
दूसरे पलंग पर लेटी छवि कुछ पढ़ रही थी। मैंने दूर से ही पहचान लिया वह गौतम की डायरी थी। दीदी आप? वह चौंक कर उठ बैठी। सोई नहीं रे? अभी तक 12 बज रहे हैं। बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं चला। बैठिए ना, मेरे लिए जगह बनाते हुए उसने कहा। इतनी अच्छी कविताएं हैं क्या? जरा देखूं। डायरी खोलकर देखा। पहले ही पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हेमा के कुसुम कोमल करों में प्रणय का यह पुष्प सस्नेह समर्पित। कविताएं कुछ खास नहीं थी। उम्र के इस दौर में सभी लोग कविताएं लिखते हैं। जो नहीं लिख पाते वे पढ़ते हैं। 20-21 वर्ष की भावुक उम्र थी। तभी तो छवि 12 बजे रात तक उन फटीचर कविताओं का रस ग्रहण करती रही थी। बड़ी किस्मत वाली हैं मिसेस गौतम, जिनके लिए इतने प्यारे गीत लिखे गए हैं। मैंने कॉपी को उलट पलट करते हुए कहा। हाँ दीदी, लेकिन अब वे पहले वाली मिसेस गौतम कहाँ रह गई हैं? कैसे रहेंगी भला? 3 बच्चों को जन्म देने के बाद औरत क्या वही रह जाती है? और वे तो शायद सर्विस में भी हैं कहीं। छवि सुंदर दिखने के लिए भी सुविधा चाहिए। दीदी, मैं सुंदरता की बात नहीं कर रही थी। मेरा मतलब है अब उनमें पहले किसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बहुत बदल गई हैं वह। और यह बात तुम्हें मिस्टर गौतम ने बतलाई है? अरे, इस तरह भी कोई अपने घर की बात हर कहीं कहता फिरता है? मैंने कहा। हर किसी से तो नहीं कहता, पर जहाँ थोड़ी बहुत सहानुभूति मिलती है वहाँ तो बात जुबान पर आ ही जाती है। सहानुभूति? मैंने छवि को ध्यान से देखा। इसे गौतम से सहानुभूति कब से हो गई? अभी कल तक तो उन्हें गोंद की शीशी और मिस्टर सरेस जैसे उपनाम देती रही है। यह उनकी ऐसी ऐसी नकल उतारती थी कि बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते, बल्कि मुझे ही डांटना पड़ता था। डायरी के पन्ने पलटते हुए मैं अंतिम पृष्ठ तक आ पहुंची थी। रचना शायद ताज़ा ही थी, क्योंकि अक्षर और स्याही दोनों ही बदले बदले से थे और मजमून भी। सहराए ज़िंदगी में ठंडी बयार सी तुम, उजड़े हुए चमन में फसले बहार सी तुम कौन हो, कहाँ से आकर बरस गई हो, जलते हुए जिगर पर भीनी फुहार सी तुम। उर्दू कविता का मेरा ज्ञान बहुत मामूली सा है, पर इतना समझ में आ गया कि इसी कविता के लिए छवि को कॉपी दी गई है। पता नहीं उसकी निगाह उस पर पड़ी भी है या नहीं। मन हुआ चुपके से वह पेज फाड़ लूं, लेकिन कागज़ तो कागज़ है, दोबारा भी लिखा जा सकता है। रात भर करवटें बदलती रही मैं। गौतम की कविताएं जैसी भी थीं, मेरे अतीत को कुरेद गई थी। स्मृति पटल पर अपने लिखे कई गीत नाच उठे थे। उन गीतों में क्या नहीं था? प्यार का सागर, आंसुओं की नदी, लगन की डोर, सपनों का झूला, आशा की डगर, कामना का नगर, किशोर कल्पनाओं का संपूर्ण संसार उन कविताओं में था। स्वांतः सुखाए ही था वह काव्य साधना। माँ का आतंक था ही इतना जबरदस्त। फिर भी पता नहीं कैसे एक दिन मेरी कॉपी उनके हाथ पड़ गई थी और मेरे देखते देखते मेरे गीत अग्नि की भेंट चढ़ गए थे। उस आग में सिर्फ कविताएं ही नहीं जली थी, मन की अमराई भी झुलस गई थी। बसंत कितने ही दिनों तक वहां आने से कतराता रहा था। माँ की आग्नेय दृष्टि से इतनी सहम गई थी मैं कि उस दिन रो भी नहीं पाई थी। आज वही रुलाई अपने समस्त आवेग के साथ फूट पड़ी थी। दुनिया में ऐसी भी लड़कियां हैं जिन पर कविताएं लिखी जाती हैं, और मुझ जैसी भाग्यहीना भी है जिसकी कोमल कल्पनाओं का निर्ममता से गला घोंट दिया गया था। पता नहीं दुनिया का हर अन्याय मेरे ही हिस्से में क्यों आता है। इतनी इच्छा हुई कि एक बार फिर उसी उम्र में लौट जाऊं और जी खोल कर अपने गीत, अपनी कविताएं गाऊं।
फिर से पुकारूं अपने जाने अनजाने प्रियतम को। अगले 2-4 दिनों में मेरे पास बस यही काम था। जब भी समय मिलता कॉपी लेकर बैठ जाती और कविताओं की भूली बिसरी पंक्तियां जोड़ तोड़ कर लिखती रहती। आश्चर्य तो इस बात पर हुआ कि 2-4 गीत पूरे के पूरे याद आ गए। शायद अंतर मन की किसी अंधेरी गुफा में दुबक कर बैठ गए। ये गीत बाहर आने की बाट जोह रहे थे। अगली बार जब गौतम आए तो मुझे अपनी कॉपी की याद आ गई। तीव्र इच्छा हुई कि उन्हें बता दूं कि चाय नाश्ते के परे भी मेरा कुछ अस्तित्व है। छवि की कॉपियों और पुस्तकों की उपेक्षा करते हुए मैं जमकर वहीं बैठ गई। अपने काव्य पाठ की प्रस्तावना सी करते हुए मैंने कहा, आपकी कविताएं हमने पढ़ी थी गौतम साहब। सच बहुत ही भावपूर्ण रचनाएं हैं। वे हैं करके हंस दिए। शायद उन्हें आने वाले संकट की कल्पना ना थी। कुछ गीत हमने भी लिखे हैं, सुनेंगे आप? और उनकी सहमति की परवाह किए बिना मैं अपनी कॉपी उठा लाई और तरन्नुम में सुनाने लगी। अपनी ऊब और खीज को किसी तरह दबाते हुए गौतम कविताएं सुनते रहे, दाद देते रहे और घड़ी देखते रहे। दूसरा गीत समाप्त कर मैंने उनकी राय जानने के लिए सिर उठाया तो देखा वह खड़े हो गए हैं। कविताओं में ऐसा खो गया भाभी जी की याद ही नहीं रहा। रात एक जगह डिनर पर भी जाना है। उन्होंने क्षमा याचना के स्वर में कहा। अपना ब्रीफकेस उठाया और सीढ़ियाँ उतर गए। छवि पता नहीं कब उठकर भीतर चली गई थी। स्कूटर की आवाज़ सुनते ही दौड़ी आई। यह क्या, गौतम साहब चले गए आज इतनी जल्दी? जाते कैसे नहीं, मैंने सूखी हंसी हंसते हुए कहा। संसार में ऐसा कवि हुआ है आज तक जो चुपचाप बैठा दूसरों की कविताएं सुनता रहे? बेचारे 10 मिनट में ही मैदान छोड़कर भाग गए। अपने इस विनोद पर मैं खुद ही हंसती रही। छवि ने साथ नहीं दिया। मैं चाय बना रही थी। उसने अस्फुट स्वर में कहा, तो बना लो ना, तुम्हारे भाई साहब आते ही होंगे। मेरे हाथ की चाय पीते पीते बोर हो गए होंगे, थोड़ा चेंज हो जाएगा। ना चाहते हुए भी मेरे स्वर में व्यंग की धार आ गई थी। गौतम ने मेरा काव्य पाठ पूरा नहीं सुना था, इसका मुझे दुख नहीं था, पर छवि तो वहाँ बैठ सकती थी। आज ही चाय बनाने का कर्तव्य उसे क्यों याद आ गया? इतनी घटिया थी मेरी कविताएं कि सुनी भी ना जा सके। क्या गौतम की कविताओं से भी ज़्यादा उलूल जुलूल थी? कविताओं की कॉपी जलाने के लिए इस बार माँ को नहीं आना पड़ा। मैंने ही वह काम कर दिया। रविवार की उस दोपहरी में घर एकदम सुनसान था। विधानसभा का सत्र एकदम सिर पर आ गया था, इसलिए खाना खाकर यह सचिवालय चले गए थे। छवि लड़कियों को पिक्चर दिखाने ले गई थी। घर में केवल मैं और पीयूष ही थे। समय काटे नहीं कट रहा था। बल्लभ भवन से यह लौटे तब 5 बज रहे थे। आते ही बोले, बड़ा सूना सूना लग रहा है, कहाँ गए सब लोग? पिक्चर। और तुम क्या यहाँ बेबी सिटिंग कर रही हो? तुम क्यों नहीं चली गई? वे लोग तो संडे मनाने गए हैं, मेरे लिए तो हफ्ते के सब दिन बराबर हैं, मैंने खींच कर कहा। अरे अरे, यह तो नाराज़ होने वाली बात हुई। चलो तुम्हें भी पिक्चर दिखा लाएं। पिक्चर रहने दीजिए, घुमा लाएं तो वही बहुत है। हम तो उसके लिए भी तरस गए हैं, मैंने मुंह फुलाकर कहा। जो हुक्म करो सरकार, इन्होंने नाटकीय अंदाज में कहा और मेरा सारा गुस्सा उड़न छू। कुछ ही देर में तैयार होकर हम लोग निकल पड़े। स्कूटर पर बैठते हुए याद आया कितने दिनों बाद हम लोग घूमने निकले हैं। छवि के आने के बाद से निकलना हुआ ही नहीं। एक संकोच सा होता है, उसके अकेले होने का एहसास रात में एकांत में भी पीछा नहीं छोड़ता। न्यू मार्केट में उतरकर हम लोगों ने छिटपिट शॉपिंग की और कॉफ़ी हाउस चले आए। रविवारीय भीड़ को चीरते हुए जब मैं ऊपर चढ़ रही थी तब लड़कियों की याद हो आई। कॉफ़ी हाउस आने का इतना शौक़ है दोनों को, महीने में एक आध बार तो ये हमें ही ले ही आते थे। तब शाम का खाना यहीं होता था। अब तो अरसे के बाद आना हुआ है।
भीड़ तो थी पर सौभाग्य से कोने वाली एक मेज हमें मिल गई। एक बार वहाँ इत्मीनान से बैठ जाने के बाद मैंने पीयूष की ओर ध्यान दिया। उसने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। हवा में उड़ने से उसके बालों का सिर पर एक टोप सा हो गया था। काजल सारा फैल गया था और दोनों मुट्ठियों से आंखें मसलकर उसने हाथ भी काले कर लिए थे। मैंने पर्स से रुमाल और बेबी पाउडर निकाला और उसे फिर से संवारने लगी। यह मनोयोग से मुझे देखते रहे। पद्मा, मैंने भौहें ऊपर उठाईं। कभी कभी इस छोकरे से बहुत रश्क होता है। क्यों भला? तुम जितना लाड़ दुलार इसका करती हो, जितना प्यार इसे देती हो, इसका 100वां हिस्सा भी मुझे मिल जाता तो मैं अपने को धन्य समझता। अब आप ऐसी उटपटांग बातें करेंगे तो मैं उठकर चली जाऊंगी। अरे, तुम तो नाराज़ होने लगती हो। मैं झूठ नहीं कह रहा, शुभा भी कहती है। क्या? कि पीयूष के आने से मम्मी का चिड़चिड़ापन बहुत कम हो गया है। एक बहुत तीखा सा जवाब मेरे होठों तक आया था, लेकिन उसी समय किसी परिचित आवाज़ को सुन मेरे कान खड़े हो गए। सुनिए, यह विभा की आवाज़ नहीं लग रही आपको? तुम्हारा भी जवाब नहीं है पद्मा। तुम्हें तो हर जगह अपनी राजकुमारियां ही नज़र आती हैं। भगवान के लिए अब बोर मत करो। लड़कियों की फिक्र छोड़ो और इस लड़के की ओर देखो। पट्ठा पूरे का पूरा डोसा उठाने की फिक्र में है। मैंने आज्ञाकारी पत्नी की तरह ध्यान प्लेट की ओर केंद्रित किया। कुछ ही मिनट बीते होंगे और बगल वाले कमरे में हंसी का फव्वारा छूटा। उसमें छवि की खनकती हंसी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। उस हंसी को बहुत दिनों बाद सुना था, शायद सुशील के जाने के बाद पहली बार। इस बार मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं उठी और सारे एटिकेट्स को तिलांजलि देकर बाहर वाले छोटे कमरे में झांका। मेरा अंदाज गलत नहीं था। छवि और विभा तथा गौतम और शुभा आमने सामने सोफ़ों पर बैठे थे। बीच वाली मेज पर ढेर सारी प्लेटें पड़ी थीं। अरे आप! सब लोगों ने मुझे एक साथ देखा। यही तो मैं भी सोच रही हूँ, आप लोग यहाँ कैसे? हम लोग रंग महल से निकले थे कि आप मिल गए। हमें ज़बरदस्ती यहाँ ले आए माने ही नहीं। छवि ने सफाई पेश की। भाभी जी, आप भी कंपनी दीजिए ना। गौतम साहब इतनी देर बाद फूटे। आप क्या समझ रहे हैं, मैं अकेली ही आई हूँ यहाँ? नहीं भाई, अपनी कंपनी तो अपने साथ है। तो भाई साहब को भी बुला लेते हैं ना, यहीं काफ़ी जगह तो है। नो नो, डोंट डिस्टर्ब योरसेल्फ, मैंने सख्ती से कहा और अबाउट टर्न कर गई। यह परेशान से इधर उधर देख रहे थे। मुझे देखते ही झुंझला पड़े। कहाँ चली जाती हो तुम? और पीयूष कहाँ है? अपनी माँ के पास। क्या वह भी आई है? हाँ, गौतम के साथ। और लड़कियाँ? वे भी हैं। तब तक गौतम खुद उपस्थित हो गए और अपनी मेज पर आमंत्रित करने लगे। मैंने आंखों ही आंखों में इन्हें अपनी अस्वीकृति की सूचना दे दी। स्थिति को संभालते हुए यह नाटकीय अंदाज में बोले, देखो भाई गौतम, बड़ी मुद्दतों के बाद आज बीवी को लेकर निकला हूँ, लेकिन तुम लोग एंजॉय नहीं करने दोगे, हर जगह पीछा करोगे। हंसते हुए गौतम अपनी टेबल पर लौट गए। वहाँ जरूर उन्होंने इनका जवाब दोहराया होगा, क्योंकि दूसरे ही क्षण छवि की खनकती हुई हंसी एक बार सुनाई दे गई थी। लेकिन हमारी मेज पर बिल्कुल शांति थी। उठते हुए यह बोले, चलने का क्या तय किया? ये लोग, हम ना मिलते तब भी तो घर पहुँचते ही। बच्चे को ले लेती तब भी ठीक था। आज बस में बेहद रश होगा। आप ऐसा कीजिए, उसे स्कूटर पर ले जाइए, मैं और मेरी लड़कियां बस में आ जाएंगे। हमें तो आदत है, मैंने तुनक कर कहा। फिर यह कुछ नहीं बोले। घर पहुंचने तक एकदम शांत बने रहे, लेकिन अंदर पहुंचते ही बरस पड़े। यह क्या हो जाता है तुम्हें? बड़ी मुश्किल से तो कभी कोई प्रोग्राम बन पाता है, तुम वहाँ भी मूड ख़राब कर देती हो।
कौन सा भूत सवार हो जाता है तुम पर? जरा जरा सी बात पर ऑफ हो जाती हो। यह जरा सी बात थी? कौन सी बात? सब कुछ देख कर आए हैं फिर भी पूछ रहे हैं। कॉफ़ी हाउस वाली बात कह रही हो? उसमें इतना गंभीर होने जैसा क्या है? अगर तुम्हें ही गौतम इनवाइट करता तो क्या मना कर देती? मेरी फ़िक्र छोड़िए, अपने भाई की जो अमानत है उसकी बात सोचिए। भाई की अमानत है तो क्या बक्से में बंद करके रख दूं? हाड़ मांस का जो मनुष्य है उसे हंसने बोलने की आज़ादी तो देनी ही पड़ेगी, नहीं तो उसका दम नहीं घुट जाएगा। कभी सोचा है पद्मा, अपनी एक रस जिंदगी से कितनी बोर हो जाती होगी वह? आज एक अरसे के बाद उसे खुलकर हंसते हुए सुना। सच बड़ा अच्छा लगा। कुछ नहीं बोली मैं, बच्चों की तरह मुंह फुलाए बैठी रही। हंसने बोलने की आज़ादी हमें दी थी किसी ने? क्या हम हाड़ मांस के मनुष्य नहीं थे? क्या हमारा दम नहीं घुटता था? किसी जिद्दी बच्चे की तरह यह प्रश्न बार बार मेरे अतीत से टकराता रहा। मुश्किल तो यह है पद्मा, यह रात मुझे समझाने का प्रयास करते हुए बोले, तुम बहुत संकीर्ण वातावरण में पली हो, इसलिए चीज़ों को देखने का तुम्हारा नज़रिया कभी कभी बहुत तंग हो जाता है। एकदम बिफर उठी। सीधे से कहिए ना कि मैं बहुत दकियानूसी हूँ, संकीर्ण विचारधारा की हूँ। उसके लिए इतनी लीपापोती की क्या ज़रूरत है? वे चुप होकर दूसरी करवट लेट गए। कंजर्वेटिव वातावरण, रूढ़िवादी, क्या इन दो शब्दों में उस माहौल की कल्पना की जा सकती थी जिसमें जीवन के 22 वर्ष मैंने बिताए हैं? हाई स्कूल की प्रिंसिपल थी माँ। उनके कठोर अनुशासन की चारों ओर धाक थी। उस अनुशासन की कारा में अपनी लड़कियों को भेजने के लिए अभिभावकों में होड़ सी लगी रहती। क्या स्टाफ, क्या छात्राएं, सारा स्कूल ही जैसे एक आतंक से सहमा सहमा सा रहता था। छुट्टी का घंटा किसी सुमधुर गीत की तरह कानों में बजता था, क्योंकि वह मुक्ति का संदेश लाता था। 12 घंटों के लिए सब लोग खुलकर सांस लेने के लिए स्वतंत्र हो जाते थे। लेकिन हम लोग, मैं और रमा, तो जैसे एक जेल से दूसरी जेल में पहुंच जाते थे। स्कूल की जेल तो फिर भी अच्छी लगती थी, वहाँ कम से कम सहेलियाँ तो होती थी। घर पर होती थी सिर्फ माँ और उनकी मर्म भेदक आँखें। उफ़, 24 घंटे हमें आदर्श बने रहना होता था। प्रिंसिपल की बेटियां होने का जघन्य अपराध किया था ना हमने। फैशन की रंग बिरंगी दुनिया हमारे लिए नहीं थी। प्रसाधनों के विज्ञापन हमारी समझ से बाहर थे। हमारे रेडियो पर सिर्फ प्रभाती और समाचार आते थे। उपन्यास और पत्रिकाएं हमारी चौखट नहीं लांघ पाते थे। कस्बे के सिनेमा घर में हमें किसी ने नहीं देखा था। और पुरुष, मिसरानी का 12 साल का लड़का भी माँ से चाबी लेने आता तो तार के बाहर ही खड़ा रहता। आश्चर्य होता है सोचकर कि साल दर साल उस माहौल में कैसे जी सके हम लोग। सचमुच मर ही जाते अगर कभी कभार दया करके मौसी हमें इंदौर न ले जाती। मौसी का इंदौर वाला घर हमारे बंगले के मुकाबले में बहुत छोटा था। वहाँ पानी की किल्लत थी। 4 बजे सुबह से उठकर नल पर लाइन लगानी होती थी। महरी सिर्फ बर्तन कर जाती थी, बाकी सब काम हाथ से होता था। मौसी की सास अपने छूत छात के प्रपंच से सबकी नाक में दम किए रहती थी। फिर भी वहाँ हम लोगों को अच्छा लगता था, क्योंकि वह जीता जागता घर था, भुतहा बंगला नहीं था। और फिर वहाँ शेखर दा होते थे। शेखर दा मौसी के देवर थे, घूमने घुमाने के बेहद शौकीन। उनके साथ पीपल्या टैंक, पाताल पानी, सुखविलास, यशवंत सागर, मांडवगढ़, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम लिए हम लोग। ट्यूशनों में जो कमाते थे इसी अय्याशी में खर्च कर देते थे और घर वालों की डांट खाते थे। कड़की के दिनों में MG रोड या नेहरू पार्क से भी जी बहला लेते थे। उनके साथ हर जगह अच्छी लगने लगती थी। उनकी बोलचाल, उनकी वेशभूषा, सबका अपना आकर्षण था।
उन दिनों शेखर दा मेरे आदर्श पुरुष थे। शायद वे एकमात्र पुरुष थे जिनके संपर्क में आने का मुझे अवसर मिला था। उनके किस्से बड़े मज़ेदार होते थे और ठहाके जानदार। हम दोनों बहनें मुग्ध श्रोताओं की भूमिका अदा करती थीं। अपनी गुफा संस्कृति का कुछ ऐसा प्रभाव था कि वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं थी। कभी कभी कोई मज़ेदार लतीफ़ा अश्लीलता की सीमा को छूने लगता था। सारी मंडली हो करके हंस पड़ती, हम लोग सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाती। तब शेखर दा नाटकीय अंदाज में कहते, ए लड़कियों, ज़रा अपनी खोल से बाहर आओ, ज़रा खुले में उड़ना सीखो। किस युग में जी रही हो? इस कस्बाई मनोवृत्ति को छोड़ो और ज़रा खुलकर सांस लेना सीखो। कस्बाई मनोवृत्ति उनका प्रिय शब्द था, जो मुझे गाली सा लगता। मैं तिलमिला उठती थी। उनके अभिनय पर सारी मंडली एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। शर्म और अपमान से मेरे आंसू निकल आते। पदम, रो रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? क्या मैंने कोई बहुत कड़वी बात कह दी? आई एम वेरी सॉरी, रियली आई एम। मैंने सिर उठाकर देखा, मेरा तकिया आंसुओं से भीग गया था। घड़ी रात के 3 बजा रही थी और यह प्यार से मेरी पीठ पर, माथे पर हाथ फेर रहे थे। उनके स्वर में व्यग्रता थी और आँखों में स्नेह छलका पड़ रहा था। कभी कभी सोचती हूँ, यह इतने अच्छे क्यों हैं? रोज की तरह गैलरी में कुर्सी लगाकर मैं छवि की प्रतीक्षा में बैठी निटिंग कर रही थी। परिचित हॉर्न सुनाई दिया तो सिर उठाकर देखा, दूर से गौतम का स्कूटर आता दिखाई दिया। ड्राइंग रूम में झांक कर देखा, 12:15 बज रहे थे। इस भले आदमी के दफ्तर में छुट्टी है क्या आज? नमस्ते भाभी जी, दरवाज़ा खोलते ही उसने कहा। छवि नहीं लौटी क्या अभी तक? कॉलेज से तो चल चुकी है। क्या आप उसके कॉलेज से आ रहे हैं? मैंने पूछा। दरअसल पूछना चाह रही थी, मिसेस सुशील, छवि कब से हो गई? उसकी कहानी लौटाने गया था। मुझे चेकअप करने के लिए दी थी ना। छवि ने कहानी लिखी है? हाँ, बड़ी अच्छी लिखी है। कॉलेज मैगजीन में देना चाहती थी। पढ़ेंगे आप? लीजिए, उसने ब्रीफकेस से पुलिंदा निकालते हुए कहा। रहने दीजिए, हम अनपढ़ क्या जाने कथा कहानी, मैंने रुखाई से कहा। अरे वाह, आप तो खुद इतना अच्छा लिखती हैं। मैंने सख्ती से होंठ भींच लिए। मुझे छवि पर गुस्सा आ रहा था, जिसने मुझसे कहानी का जिक्र भी नहीं किया था। मुझे गौतम पर क्रोध आ रहा था, जो छवि की कहानी के लिए यहाँ तक भागा आया था, जबकि मेरे 2-4 गीत भी सुनने के लिए उस दिन उसके पास समय नहीं था। आ गई शायद। गौतम की बात ने मुझे चौंका दिया। छवि सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। कहाँ रह गई थी? गौतम ने ही पूछा। कॉलेज से तो कब की चली हो? बसों का चक्कर है ना, घंटा भर तो प्रतीक्षा में ही बीत जाता है, उसने थकी थकी आवाज़ में कहा। यह अपनी कहानी संभालो। अच्छा भाभी जी, अब पानी पिलाइए, चला जाए, गौतम ने उठने की मुद्रा में कहा। ड्राइंग रूम पार कर रही थी। सुना गौतम पूछ रहा था, फ़ोन कर दिया था, फिर भी रुकी क्यों नहीं? छवि का उत्तर सुनने के लिए मैं बड़ी देर तक सांस रोके दरवाजे की ओट में खड़ी रही। जब कुछ सुनाई नहीं दिया तो किचन में चली गई। बहुत पुरानी एक बात याद आ गई। एक बार इन्होंने मुझे सुशील के बेडरूम की खिड़की से कान लगाए हुए पकड़ लिया था। पहले तो गुस्से की रौ में काफ़ी कुछ कह गए थे, फिर बाद में समझाया, देखो पद्मा, छिप कर सुनने में अपनी बुराई ही सुन पाता है आदमी, बेकार अपना मन खराब करने से फ़ायदा। पानी लेकर लौटी तो देखा गौतम गैलरी से टिका हुआ खड़ा है और पूछ रहा है, मान सिंह अब तो परेशान नहीं करता? नहीं, छवि ने हौले से कहा। और मिश्रा को ज़्यादा लिफ्ट मत देना, अब प्रोफेसर हो गया है तो क्या, नंबरी बदमाश है वह। छवि कुछ नहीं बोली, उसी तरह सिर झुकाए बैठी रही। गौतम के जाते ही मैंने कहा,
यह सज्जन तो तुम्हारे लोकल गार्जियन बने हुए हैं, बड़ा रौब मार रहे हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ इनकी बॉसिंग से दीदी। छवि एकदम फट पड़ी। हर लड़का इनकी नज़र में आवारा है, सब प्रोफेसर्स बदमाश हैं, किसी से भी बात करो उपदेश देने लगते हैं। तो फटकार क्यों नहीं देती एक बार, कहो कि अपनी जद में रहें। उसने एक बार असहाय आंखों से मेरी ओर देखा, होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ाए, फिर एकाएक उठकर वह अंदर चली गई। खाना खाते हुए मुझे याद आया, मैंने छवि से कहा, सुशील का पत्र आया है, तुम्हारी दराज में रख दिया है। वह उसी निर्लिप्तता से दाल चावल मिलाती रही। ना उसकी आंखों में खुशी की किरणें फूटी, ना गालों पर गुलाब उग आए। एक पत्र हम लोगों के पास भी आया है, वह परेशान है। तुमने कब से पत्र नहीं दिया उसे? अब रोज़ रोज़ लिखूं भी क्या? उसने धीरे से कहा। यह बात हम लोग कहें तो शोभा देती है छवि। तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो दिन में 2-2 चिट्ठियां लिख लेती हैं। मैंने हंसते हुए कहा, कम से कम यही सोच लिया करो कि वहाँ वह निपट अकेला है। मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, उसने तड़प कर कहा। उसकी बात मुझे बर्छी की तरह लगी। मेरा सारा लाड़ प्यार, सारी ममता उस शब्द के कारण व्यर्थ हो गई थी। छवि ने शायद अपनी भूल महसूस की, नरम स्वर में बोली, आप अभी गौतम के लिए कह रही थी दीदी। महज मजबूरी समझ लीजिए कि मैं उसे लिफ्ट दे रही हूँ। कभी कभी तो इतनी कोफ्त होती है पर जब्त करना पड़ता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है? और अब तो वह भला आदमी तुम्हारा नाम भी लेने लगा है। यह भी मेरी ही बेवकूफ़ी है। मैंने सबसे कह रखा है कि वह मेरे फुफेरे भाई हैं। क्यों? दरअसल दीदी, घर से बाहर निकलो, खासकर कॉलेज जाओ तो सिर पर किसी का साया बहुत ज़रूरी है। 100 तरह की बातें होती हैं और सब तो भाई साहब से कही नहीं जा सकती। शायद तुम ठीक कहती हो, मैंने एक उसास के साथ कहा। मुझे तो इन बातों का अनुभव नहीं है। हमारे ना कोई भाई था, ना हमें बनाने की इजाज़त थी। और कॉलेज में गई ही कितने दिन, मुश्किल से साल भर। तो आपने बीए फिर प्राइवेट किया है, क्यों? छोटी बहन की भूल का प्रायश्चित करना पड़ा मुझे। उसने लव मैरिज की थी, मौसी के देवर से। आप तो बताया करती हैं ना, माँ जी बहुत स्ट्रिक्ट थी। स्ट्रिक्ट तो थी, पूरे कस्बे में उनका दबदबा था। फिर भी रमा को वह रोक नहीं सकी, रोकने का मौका ही न मिला। उन्हें तो सीधे शादी की खबर मिली थी। बहुत बौखलाई होंगी ना? बहुत ज़्यादा। सारा गुस्सा मुझ पर ही उतरता था। उन्हें यही लगता रहा कि मैंने जानबूझकर उन्हें अंधेरे में रखा, जबकि सच्चाई यह थी कि मैंने इस बात की कल्पना भी ना की थी। मौसी की नाक के नीचे सब कुछ होता रहा पर उन्हें भी कुछ पता न चला। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा साहस कर जाएगी रमा, किसी ने सोचा भी नहीं था। अनजाने ही मेरी आवाज़ में तल्खी आ गई थी। दीदी, पता नहीं हमारे बुज़ुर्गों को लव मैरिज से इतनी एलर्जी क्यों है, छवि कह रही थी। मैंने तो एक आध बार ही उन लोगों को देखा है, पर इतना कह सकती हूँ कि रमा दीदी के हस्बैंड उनसे हर बात में सुपीरियर हैं। आप ही बताइए, उनसे अच्छा लड़का ढूंढ सकती थी माँ जी। इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है। रमा दीदी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। पीयूष जाग गया था, इसलिए छवि को उठकर जाना पड़ा, नहीं तो पता नहीं कितनी देर बोलती रहती। कभी गुमसुम बैठी रहती है और कभी बोलने पर आएगी तो रुकने का नाम ही नहीं लेगी। उफ, मेरा तो सिर चकराने लगा था। तुम्हारे साथ मुश्किल तो यही है पद्मा कि तुम्हें वहम सा हो जाता है कि हर कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। यह कह रहे थे। मैं आपसे सफाई तो मांग नहीं रही, मैंने तल्खी से कहा। लेकिन मैं तो सफाई देना चाहता हूँ। जरा सी बात को लेकर रात भर रोती रहोगी, उसमें तो कोई तुक नहीं है। पता नहीं कितनी नदियों का पानी आकर तुम्हारी आंखों में समा गया है, कभी सूखता ही नहीं।
अच्छा अब चटपट तैयार हो जाओ। कह दिया ना मुझे नहीं जाना। देखो अब जरा सी बात को प्रेस्टीज इशू मत बना लिया करो। हरी अप। 7:15 ऑलरेडी बज चुके हैं। देर से पहुंचने में तो कोई चार्म नहीं है। मैं पत्थर की तरह बैठी रही। बात जरा सी थी और नहीं भी। कम से कम मेरे लिए तो वह जरा सी बात नहीं थी। शुभा विभा के स्कूल में वार्षिकोत्सव चल रहा था। पीयूष को 2 दिन से बुखार था, इसलिए मैं कार्यक्रम देखने नहीं जा सकी। घर में बैठे बैठे ही अपनी लाडली का सजा संवरा रूप कल्पना में देखती रही थी। शुभा के गीत को दोहराती रही थी। किंतु आज पुरस्कार वितरण था। दोनों को 3-3, 4-4 पुरस्कार मिलने वाले थे। कितनी हसरत से कहा था उन लोगों ने, पापा आज तो आप लोग आएंगे ना, 8 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। बस 2 घंटे का तो कार्यक्रम है। इन्होंने छूटते ही कह दिया, मैं आ जाऊंगा बेटी, मम्मी नहीं आ पाएंगी। पप्पू की तबीयत ठीक नहीं है ना। दोनों के चेहरे उतर गए थे। इतना गुस्सा आया मुझे, कम से कम उनका दिल तो न तोड़ते। बाद में कुछ भी बात बनाई जा सकती थी। फिर 2 घंटे के लिए मैं चली भी जाती तो ऐसी क्या प्रलय तो नहीं आ जाती। बुखार तो पीयूष का सुबह ही नॉर्मल हो गया था। लेकिन इन्होंने मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं समझी और अब भाषण दे रहे हैं। दीदी, मैंने सिर उठाकर देखा। छवि मेरे पीछे खड़ी थी। आप हो आइए दीदी, पीयूष को मैं संभाल लूँगी, अब उतना बुखार भी नहीं। नहीं रहने दे, अब इच्छा नहीं हो रही, मैंने रुंधे गले से कहा। अपने लिए ना सही, लेकिन लड़कियों के लिए तो आपको जाना होगा, आपको मेरी कसम। और इतना कहकर ही वह रुकी नहीं। कंघी लेकर खुद उसने मेरा जूड़ा बनाया। मैं हाथ मुँह धोकर आई तब तक उसने मेरे लिए अपनी कोटा जरी की साड़ी, शॉल सब कुछ निकाल कर रख दिया था। मन ही मन उबलती रही मैं। यही बात वह पहले भी तो कह सकती थी, तब इतना नाटक तो न होता। अब अपनी भलमनसाहत दिखाकर जैसे मुझे शर्मिंदा करना ही उसका उद्देश्य था। लड़कियों की उदासी का ख्याल ना होता तो उसके सारे अनुग्रह ठुकरा कर घर में बैठी रहती। मैं कहीं नहीं जाती। अपने बच्चों की खुशी देखने जा रहे थे हम लोग, और शक्लें ऐसी बना ली थी जैसे मातम पुरसी पर जा रहे हों। वहाँ भी यह गुमसुम बने रहे। जब स्टेज पर अध्यक्ष का भाषण हो रहा था तब इन्होंने पहली बार मुंह खोला। पहले से पता होता कि इतनी देर हो जाएगी तो शर्मा जी की नीलू से कह आते, छवि के पास बैठ लेती थोड़ी देर। इतना बुरा लगा, यहाँ बैठे हुए भी घर की ही बात सोच रहे हैं। कार्यक्रम समाप्त होते ही मैंने कहा, आप घर चलिए, मैं बच्चों को लेकर स्कूल बस से आ जाऊंगी। पहले से जो पता होता तो घर में इतना महाभारत क्यों मचाती। अपनी मर्जी से आती और चली जाती मैं। इनामों से लदी फंदी लड़कियों को लेकर घर पहुंची तब यह ड्राइंग रूम में बैठे पढ़ रहे थे। हमें देखते ही बोले, 1 मिनट प्लीज़। और जब तक हम आश्चर्य से उबरे, इन्होंने हम तीनों का एक फ़ोटो ले लिया। फिर 2-4 अलग अलग पोजेज़ में लड़कियों के और भी स्नैप्स ले डाले। पिछले साल यह कैमरा सुशील ने भेजा था। विशेष अवसरों पर इसका उपयोग कर लेते थे हम लोग। आज का अवसर विशेष है, यह इन्हें रात के 11 बजे भी याद रहा। यह जानकर अच्छा लगा। इनका मूड भी अब शाम की अपेक्षा ठीक हो गया था। मैं प्रसन्न मन से कॉफ़ी बना लाई और सिर्फ हम चारों उसे एंजॉय करते रहे। पता नहीं कितने दिनों बाद यह सुयोग आया था। लगा कि मेरा बिखरा हुआ घर फिर जुड़ आया है। सोचा तो था कि छवि जाग रही होगी, कम से कम इस शोर शराबे से तो जाग ही जाएगी। लड़कियों के इनाम देखेगी, उन्हें बधाइयाँ देगी, पर वैसा कुछ नहीं हुआ तो मन खट्टा हो गया। मैंने इनसे कहा भी, उसके लड़के को तो मैं आँखों पर रखती हूँ, क्या उसका इतना फ़र्ज नहीं था। हमेशा बात का अच्छा पहलू देखा करो पद्मा, इन्होंने अपने सौम्य अंदाज में कहा। दुख की मात्रा इससे बहुत कम हो जाती है। यही सोच लो कि 2 रातों से जाग रही है बेचारी, आज निश्चिंत होकर सोई होगी, क्योंकि बुखार नहीं है।
और फिर रात भी तो हो गई है। ठीक है, ऐसा ही सही। मैंने कॉफ़ी की ट्रे उठाते हुए सोचा। इतनी रात गए किसी भी विषय पर बहस करने की हिम्मत नहीं थी मेरी। दीदी, मैं घर जाना चाहती हूँ। छवि का यह प्रस्ताव अप्रत्याशित रूप से मेरे सामने आया था। घर अर्थात माँ का घर। यह घर तो वेटिंग रूम है, सुशील के आने तक किसी तरह समय काटने का स्थान। मन इतना खराब हो गया कि कारण पूछने की इच्छा नहीं हुई। उसी ने बताया, रात सपने में माँ को देखा था, बहुत बीमार है, एक बार देखकर लौट आऊँगी। ठीक है भाई साहब, तुम्हारे क्या कहते हैं देख लूँ, आखिर जाना तो उन्हीं की मर्जी से होगा ना। मैंने रूखा सा जवाब दे दिया। यह सपने वाली बात मेरे साथ तो चल गई, लेकिन यह उस पर विश्वास कर लेंगे यह असंभव था। 2-3 दिनों से छवि सूजी सूजी आँखें और उदास उदास चेहरा लिए घूम रही है। यह क्या उनसे छिपा हुआ है? मुझे तो डर था उसके इस आकस्मिक निर्णय का दोष मुझ पर न थोप दिया जाए, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने बड़ी शांति से अपनी स्वीकृति दे दी और मैंने राहत की सांस ली। मैं भी कुछ दिनों के लिए जरा निश्चिंत होकर रहना चाहती थी। 24 घंटे घर में किसी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति मन पर भार बनने लगी थी। नौकरी लगने तक सुशील भी हम लोगों के साथ ही रहते थे, पर उनके साथ यह समस्या नहीं थी। छवि को लेकर हर बार मन में यही संकोच बना रहता है, बेचारी अकेली है, उसका पति यहाँ नहीं है। जब एक बार जाना तय हो गया तो मैं अपनी सारी कड़वाहट भूलकर उसकी तैयारी में जुट गई। पता नहीं क्यों मन में हमेशा एक डर सा रहता है, कोई मुझे गलत न समझ ले। दिन भर आँच के सामने बैठकर मैंने उसके भाई भतीजों के लिए मिठाइयाँ बनाई। रात भर पीयूष के लिए जागकर सूट सीती रही। बल्कि छवि ने एक आध बार कहा भी, दीदी कितनी मेहनत कर रही हैं आप, मुझे लगता है मेरे जाते ही आप बीमार पड़ने वाली हैं। कोई इतना भर कह देता है तो सारी मेहनत सफल हो जाती है, सारी थकान दूर हो जाती है, लेकिन यह भी हमेशा कहाँ नसीब होता है। जाने वाले दिन छवि जब अपनी पुस्तकें मेज से उठाकर अलमारी में रख रही थी तो मुझे याद आया। मैंने कहा, छवि गौतम की कोई किताबें होंगी तो अलग रख देना, किसी दिन मांगेंगे तो मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी। गौतम का ट्रांसफ़र हो गया है बिलासपुर। यह वाश बेसिन के सामने खड़े शेव कर रहे थे, वहीं से बोले, आपसे किसने बताया? उसका फ़ोन आया था। एक बार घर आकर तो बता सकता था, यो तो 2-2 घंटे बोर करता रहा। सचमुच इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। वह आए थे दीदी, आप लोग घर पर नहीं थे, छवि ने हौले से बताया। अरे तो कब जा रहे हैं वे लोग? किसी दिन खाने पर ही बुला लेते उन्हें, विद फैमिली। मेरा गुस्सा भाप बनकर उड़ गया था और अब मुझे गृहस्थ धर्म की चिंता हो रही थी। अभी 2-3 दिन तो मैं बाहर जा रहा हूँ, लौट कर आऊँगा तब देखी जाएगी, इन्होंने कहा। 7 के लिए टिफ़िन भर रही थी मैं। अचानक जैसे मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। छवि रानी की माताजी एकाएक सपने में क्यों अवतरित हो गई, इसका रहस्य मेरे सामने सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट हो गया। मैंने तो सोचा कि छवि के जाने के बाद मैं अपने घर में निश्चिंत होकर रह सकूंगी, किंतु उस समय पीयूष की बात मैंने नहीं सोची थी। उसके जाते ही घर इतना सूना हो जाएगा, दिन इतने लंबे हो जाएंगे, इसका गुमान ही नहीं था। लड़कियां खा पीकर स्कूल चली जाती तो एकांत जैसे मुझे लीलने को दौड़ने लगा। अजीब अजीब आवाज़ें मेरा पीछा करने लगती। कभी लगता झूले में पीयूष गुनगुना रहा है और मैं दौड़कर उसे उठाने जाती, तब खाली झूला मेरा मुंह चिढ़ाने लगता। कभी लगता छवि सिरहाने खड़ी होकर कह रही है, दीदी चाय ले लीजिए। सिर उठाकर देखती तो सिर्फ घूं घूं करता सीलिंग फैन ही नजर आता। स्नेह के धागों में इतनी लिपट गई हूँ, खुद मुझे ही पता न था। लड़कियां भी बहुत उदास हो गई थी। बहुत दिनों से एक भैया की फरमाइश थी उनकी,
वह इस तरह अनायास ही पूरी हो गई थी। चाची से भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी उनकी। उनके बिना वह कमरा खूब बड़ा बड़ा लगने लगा था। और तो और पापा भी उन लोगों के साथ चले गए थे। शुभा विभा का बस चलता तो शायद सिर्फ सोने के लिए ही घर पर आती। 2-3 दिन तो मैंने बिस्तर पर पड़े पड़े ही काट लिए। 2-3 उपन्यास पूरे के पूरे पढ़ गई मैं। चौथे दिन सोचा अब कुछ हाथ पांव हिलाना चाहिए। कुछ नहीं तो बगल वाले कमरे की सज्जा ही बदल दी जाए। झूले को फोल्ड करके माचान पर डाल दिया जाए तो दोनों पलंग पास पास आ जाएंगे। फिर यह कमरा उतना सूना नहीं लगेगा। काम इतना आसान नहीं था जितना सोचा था। कमरे में सिर्फ झूला ही तो नहीं था। ग्राइप वाटर और टीथिंग सिरप की खाली शीशियाँ थीं, पुरानी नैपीस थीं, खिलौने थे, पाउडर के पुराने डिब्बे थे। इन सबको समेटते समेटते हाफ उठी मैं। हर चीज़ का स्पर्श पीयूष की याद दिला जाता था। झूले की मसहरी खोलते हुए तो मुझे रुलाई फूट पड़ी। किसी तरह मैंने मसहरी उतारी, नन्ही रेशमी रजाई धूप दिखाने के लिए एक ओर रख दी, फिर गद्दा समेटा। और यह क्या, गद्दा और दरी के बीच में एक सफ़ेद कागज़ पड़ा था, मुड़ा तुड़ा सा। बहुत पुरानी सी आदत है ये। कागज़ का कोई भी टुकड़ा मिले मैं पढ़े बिना नहीं रहती। माँ के राज्य में घर में सिर्फ कल्याण आता था। दैनिक अखबार भी हमारी नज़रों से दूर रखा जाता था, क्योंकि अक्सर उसमें भी चटपटी खबरें होती थीं। तब बाजार से जो भी सौदा आता हम तत्परता से उसे खोलने बैठ जाती। असली आकर्षण होता था उस कागज़ में जिसमें यह सौदा आया था। इन अखबारी कागज़ों ने हमें फिल्मी दुनिया की सैर कराई हैं, चुटकुले सुनाए हैं, बलात्कार और आत्महत्याओं की चटपटी खबरें सुनाई हैं। माँ को हमारी इस कारस्तानी का पता नहीं चला, नहीं तो शायद उन पर भी बैन लग जाता। अब तो घर में पढ़ने के लिए इतना सब होता है, फिर भी पुरानी आदत नहीं जाती। हथेली से दबा दबा कर उस कागज़ को सीधा किया और पलंग पर बैठकर पढ़ने लगी। पढ़ते हुए हर पंक्ति के साथ मेरा खून गर्म होता जा रहा था। लिखा था, छवि, कल रात की उन्मत्तता के लिए क्षमा चाहता हूँ। ऐसे कमज़ोर क्षण ज़िंदगी में कभी कभार आ ही जाते हैं। उसके लिए अपने आप को कोसना व्यर्थ है, यह भी जानता हूँ। क्षमा सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे बड़ा था, उम्र में भी और अनुभव से भी। मुझे ही अक्ल से काम लेना था। पिछले दिनों ट्रांसफ़र रुकवाने के चक्कर में बहुत हाथ पांव मारता रहा। भोपाल महंगा सही, यहाँ पत्नी के पास छोटी सी नौकरी थी। मेरे मध्यम वर्गीय जीवन में उसका बहुत बड़ा सहारा था। सब कुछ छोड़ छाड़ कर नई जगह सेटल होने की कल्पना कपा देती है, लेकिन मेरा चाहा नहीं हो सका। बहुत ही भारी मन से कल तुम लोगों से विदा लेने पहुंचा था। तुम्हें अकेली देखकर कुछ अधिक ही भावुक हो उठा मैं। एक अनाम भावात्मक रिश्ता तुम्हारे साथ स्थापित हो रहा था मेरा, यह कल ही जाना, और उसी आवेग में थोड़ा बहक गया। तब पता नहीं था कि तुम मानसिक रूप से इतनी त्रस्त हो। पति का लंबा प्रवास, घर का बोझिल वातावरण और बच्चे की बीमारी, इन सब ने मिलकर तुम्हें किस तरह हिला दिया था, यह तो तब जाना जब तुम परकटे पक्षी की तरह मेरी गोद में सिर रखकर फफक कर रो पड़ी। मैं मनुष्य हूँ, पत्थर नहीं। तब भूल गया था कि मैं किसी का पति हूँ, पिता हूँ, तुम किसी की पत्नी हो, माँ हो। वह तो एक भावावेग था, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रवेश करते ही उतर गया है। सोचता हूँ, ट्रिंग, दरवाजे की घंटी इतनी कर्कश कभी नहीं लगी थी। उसी अस्त व्यस्त भाव से जाकर दरवाज़ा खोला। सामने यह खड़े थे, हाथ में अटैची लिए। आप? क्यों, पहचान में नहीं आ रहा हूँ क्या? 2 दिन में इतना बदल गया हूँ। और तुम्हारी शक्ल ऐसी क्यों हो रही है? घर पर तो सब ठीक ठाक है ना? किसकी चिट्ठी आई है ये? माँ जी की। उन्होंने व्यग्रता से पत्र मेरे हाथ से ले लिया।
सरसरी निगाह से उसे पढ़ा, फिर टुकड़े टुकड़े करके हवा में उछाल दिया। यह क्या किया आपने? मैंने तैश में आकर कहा। वही किया जो छवि को बहुत पहले करना चाहिए था, इन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया। लेकिन कम से कम एक बार जवाब तलब करना चाहती हो ना? अब भी कर लेना, मैं गवाही दे दूँगा। फिर अटैची उठाकर भीतर जाते हुए बोले, 14 घंटे का सफ़र करके आया हूँ, चाय वाय तो पूछो। चाय तो खैर मैंने बनाई ही, फिर नहाने के लिए पानी भी गर्म किया, खाना भी बनाया। खाना खाकर बड़े इत्मीनान से तैयार होते हुए बोले, ऑफिस हो आऊँ ज़रा, आधे दिन की सीएल ही बच जाएगी। इतनी हैरत हुई मुझे, इतनी बड़ी बात हो गई और इन्हें अपनी सीएल की पड़ी है। सच इनकी था लेना मुश्किल है। शाम को दफ्तर से लौटे तो लड़कियां घेर कर बैठ गईं। पापा हमारे लिए क्या लाए? अरे मम्मी ने अब तक तुम्हें बताया नहीं? फिर भीतर आकर बोले, मेरी अटैची अभी तक बाहर ही पड़ी है। पद्मा ड्राइंग रूम में? ऐसी क्या नाराज़गी है भाई? फिर डाइनिंग टेबल पर सारा सामान खोलकर बैठ गए। दाल मोठ पेठे के 5-6 पैकेट थे अलग अलग प्रकार के। गुजिया थी, खिलौने थे, साड़ी और मीनाकारी वाली चूड़ियाँ थीं, पुस्तकें थीं। वह इत्मीनान से बैठे समझाते रहे कि कौन सी वस्तु खरीद कर लाए हैं, कौन सी समधी जी ने भेजी है। लड़कियां पास बैठी किलकती रहीं। पीयूष की याद आते ही उन लोगों का गला भर आया था, और जब इन्होंने बतलाया कि वहाँ से चलने पर साथ आने के लिए वह खूब रोया था, तो एक तरह से अच्छा भी लगा था। मैं नितांत उदासीन होकर उनकी बातें सुनती रही। अनमने भाव से चीज़ें छू छू कर मैंने वापस रख दी। उस समय सोच सोच कर मेरा दिमाग सुन्न हुआ जा रहा था। दालमोठ की किस्मों की चर्चा जरा अच्छी नहीं लग रही थी। प्रसंग की गंभीरता को देखते हुए इनकी सारी बातें ही बड़ी हास्यास्पद लग रही थी। लेकिन रात बेडरूम में प्रवेश करने पर देखा यह सब दिखावा था। वे भी उतनी ही बुरी तरह आहत हुए थे। दोनों हाथों में सिर दिए पता नहीं कितनी देर अपनी मेज के पास बैठे रहे। मैं अपने बिस्तर पर पड़े पड़े देखती रही। आखिर जब आधी रात हो चली तो मुझसे रहा नहीं गया। सोएंगे नहीं क्या आज? रात भर के जगे हुए हैं, मैंने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उन्होंने सिर ऊपर उठाया, आंखों में उदासी के गहरे बादल थे। पद्मा थकी सी आवाज़ में बोले, बड़ी उलझन में फंस गया हूँ। आज दफ्तर में भी जरा मन नहीं लगा। निरंतर वही एक बात सोच रहा हूँ। हमारे सोचने विचारने से बीते क्षण लौट तो सकते नहीं, फिर परेशान होने से फ़ायदा? मैंने कुछ कहने की गरज से कहा। एक बात मेरे मन में आई है पद्मा। क्या? हमें भूल जाना होगा कि इस तरह का कोई पत्र हमने देखा था। कर सकोगी इतना? वाह, इतनी देर सोचकर यही हल निकाला है। यह कोई बहुत मुश्किल काम है पद्मा। इससे क्या होगा? मैंने वहीं पास एक स्टूल पर बैठते हुए रूखी आवाज़ में कहा। क्या होगा यह तो नहीं कह सकता, परंतु याद रखने में दुख ही दुख है, इतना जानता हूँ। छवि को अगर किसी दिन पता चला तो वह कभी हमारे सामने सिर नहीं उठा सकेगी। सुशील अगर जान जाएगा तो जिंदगी भर सुख की नींद नहीं सो सकेगा। इतना बड़ा अन्याय मुझसे तो नहीं हो सकेगा। न्याय अन्याय तो मैं जानती नहीं, लेकिन अगर मेरे भूलने से छवि का कलंक दूर हो जाता है तो यही सही। मेरे मन में धीरे धीरे रोष उफनने लगा था। यह कलंक वलंक कहाँ की बातें ले बैठी तुम? मैं छवि का पक्ष नहीं ले रहा पद्मा, लेकिन उसे कटघरे में रखने से पहले एक बार सोचो। क्या तुम विश्वास के साथ कह सकती हो कि सुशील वहाँ एकदम सन्यासी बना हुआ है? इतने स्वच्छंद समाज में इतने सारे प्रलोभनों के बीच उसका मन एक बार भी नहीं डोला होगा? क्या तुम दावे के साथ कह सकती हो? उनके तमतमाए चेहरे को एकटक देखते हुए मैंने बस इतना कहा, काश छवि सुन पाती।
आप कितनी अच्छी पैरवी कर रहे हैं उसकी। मेरे व्यंग से मर्माहत होते हुए उन्होंने कहा, मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा, सिर्फ इतना जानता हूँ कि देश हो या विदेश, मर्द हो या औरत, अकेलापन सबको एक सा सालता है। यह मैं किसी और के अनुभव की बात नहीं कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ जिसे तुम्हारी साहित्यिक भाषा में भोगा हुआ यथार्थ कहते हैं। अच्छा, यह यथार्थ, यह अकेलेपन का एहसास आपके हिस्से में कब पड़ा? तब जब तुम अपनी 3 हड्डियां तुड़वाकर 5 महीने तक अस्पताल में पड़ी थी, जब मैं दफ्तर, घर और अस्पताल में चक्कर घिन्नी की तरह घूमता था। तुम्हें शायद वह सब इतनी आत्यांतिकता के साथ याद ना हो, लेकिन मैं तो नहीं भूल सकता। तुम्हारे साहित्य में संतराश, कुंठा, जो कुछ होता है सब मैंने उन दिनों अनुभव किया है। घर में रहता तो खाली घर काटने को दौड़ता, क्योंकि माँ जी बच्चों को लेकर चली गई थी। दफ्तर जाता तो सैकड़ों चिंताएं किसी जिद्दी बच्चे की तरह साथ लग जाती। शाम होती तो अस्पताल का रुख करता अपनी स्नेहमयी पत्नी से मिलने, लेकिन वहाँ सामना होता एक बीमार, चिड़चिड़ी, ईर्ष्यालु औरत से। उससे मिलने की कल्पना से ही मन कांपने लगता। हॉस्पिटल के फाटक पर पहुंचकर सोचता, उल्टे पैरों भाग जाऊं और किसी पिक्चर हॉल में शरण लूं। प्लीज, मैंने तड़प कर कहा और उनका मुंह अपनी हथेलियों से बंद कर दिया। वे चुप हो गए, अपने हाथों में मेरे हाथ लेकर धीरे धीरे सहलाते रहे। फिर मृदु स्वर में बोले, बहुत बुरा लगता है ना उन बातों को याद करना। मैंने उत्तर में पलकें झुका दी। अपने मन का भार हल्का होते ही वे तो प्रगाढ़ निद्रा में खो गए, लेकिन मेरी आंख नहीं लग सकी। अस्पताल के वे दिन किसी दुस्वप्न की तरह मेरा पीछा करते रहे। रोज की तरह स्टूल पर चढ़कर कपड़े सुखा रही थी, पता नहीं कैसे उलट गया, जमीन पर चित्त गिर पड़ी थी। और उसके बाद जब होश आया तब मैं अस्पताल में थी और शरीर प्लास्टर में जकड़ा हुआ था। 1 डेढ़ महीने तो उसी तरह एकदम सीधे लेटना पड़ा था। हिप बोन टूट गई थी। लेटे लेटे पता नहीं कैसे ऊटपटांग विचार आते रहते मन में। जिंदगी भर लंगड़ा कर चलने की कल्पना से मन कांप कांप जाता। डॉक्टर ने इशारा कर दिया था कि हमें 2 लड़कियों पर ही अब संतोष कर लेना होगा। यह बात मन में कांटे सी गड़ती। अपना नारीत्व व्यर्थ हुआ जान पड़ता। ऐसे समय इनसे सहानुभूति की, आश्वासनों की अपेक्षा रहती। सारा दिन जैसे सिमट कर 5 बजे की सुई पर केंद्रित हो जाता था। यह नियम से आते थे। घंटों पास बैठे रहते, कुछ घर की कुछ बाहर की सुनाते, अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाते, फल काट कर देते। फिर पता नहीं क्यों लगने लगा कि उनके स्पर्श में स्नेह का उत्ताप अब पहले का सा नहीं रहा। वह मात्र एक रूटीन हो गया है, एक उबाऊ रूटीन। तब इतना असहाय अनुभव करती अपने आप को। हर रोज़ शाम को किसी की मदद से मैं अपने को संवार लेती और फिर बड़ी हसरत से दर्पण देखती और रोना आ जाता। तब अपनी सारी खींच मैं इन पर ही उतारती, पता नहीं कैसे कैसे उपालंब देती। उस समय यह भी याद नहीं रहता कि मैं अस्पताल के जनरल वार्ड में पड़ी हूँ। अपने पैरों चलने वाला हर व्यक्ति मेरी ईर्ष्या का पात्र था। हर सुंदर औरत मुझे जहर लगती, खासकर मिसेस कश्यप। पड़ोसी थे वे लोग, इस नाते जितना बन सकता था मदद कर देते थे। यह होटल में खाते थे, फिर भी यदा कदा कुछ न कुछ बनाकर वह भेजती रहती थी। मेरे पास हर तीसरे चौथे दिन आकर बैठती थी मिसेस कश्यप। कभी कपड़े बदलवा देती, कभी कंघी कर देती। कई बार मैंने उनसे चिट्ठियां भी लिखवाई हैं, पर इन सब के लिए कृतज्ञ होना तो दूर, मैं मन ही मन द्वेष से धधकती रहती थी। अभी उस दिन मिसेस कश्यप आई थी मिलने। गोलगप्पे सी फूल गई हैं और बालों में भी सफ़ेदी झांकने लगी है।
यह सोचते हुए भी शर्म आती है कि उन्हें देखकर बहुत संतोष हुआ, राहत मिली। अस्पताल से लौटते हुए यही एक बीमारी साथ ले आई हूँ मैं। जिस व्यक्ति से मन ही मन द्वेष करती हूँ उसे दुखी देखकर संतोष होता है। इनके बॉस की एक बड़ी प्यारी सी लड़की थी, रूप ऐसा कि आंखें टिकी रह जाएं। उतने ही संपन्न घराने में ब्याही गई। पिछले साल सुना कि उसे कैंसर हो गया है। सुनकर दुख होने चाहिए था पर नहीं हुआ। और मैं एकदम अपने बिस्तर पर उठ बैठी। अपने मन को खूब ठोंक बजाकर देखा। कल वाली बात से मन को कितना दुख हुआ था, बल्कि गहरे एक तृप्ति का एहसास हुआ था। छवि की कच्ची उम्र, उसका दूधिया रंग, उसका आकर्षक व्यक्तित्व, उसका भरा पूरा परिवार, विदेश जाकर ट्रेनिंग लेने वाला उसका पति, यहाँ तक कि नन्हा पीयूष भी, सभी को लेकर मन में एक सूक्ष्म ईर्ष्या थी। उस पत्र के रूप में मेरे हाथ में एक ट्रम्प कार्ड आ गया था जो पल भर में उसे निष्प्रभ कर सकता था। उस महत्वपूर्ण दस्तावेज के टुकड़े कुटुकड़े कर देने से ही क्या बात समाप्त हो जाती है। अपने मन में इतना बड़ा चोर छिपा होता है और कभी कभी अपने को ही पता नहीं चलता। मेरे मन में एक बात आ रही थी। सुबह चाय का पहला घूंट लेकर इन्होंने शुरुआत की। क्या अगर सुशील को बहुत असुविधा ना हो तो कुछ दिनों के लिए छवि को उसके पास भेज दें। इसी लायक हम होते तो क्या इससे पहले नहीं भेज सकते थे, मैंने कहा। सो तो है, लेकिन हमारी लियाकत का सवाल अब इतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया। इस समय तो सोचना यह है कि वियोग की उनकी अवधि इतनी लंबी न खिंच जाए कि मिलने की संभावनाएं ही समाप्त हो जाएं। व्यवस्था तो मुझे कुछ ना कुछ करनी ही है। सिर्फ तुम्हारी राय जानना चाहता था। मैं चुप बनी रही। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि यह दंड है या पुरस्कार, मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। इनका चेहरा तमतमा आया। कुछ सख्त लहजे में बोले, पद्मा, हम लोगों ने तय किया था कि हम सब कुछ भूल जाएंगे। हम लोगों ने तय कुछ नहीं किया था, सिर्फ आपने प्रस्ताव भर किया था। और किसी भी ऐसी वैसी बात को भुलाना इतना आसान नहीं होता, कम से कम मेरे लिए नहीं है। मैं आप लोगों की तरह अल्ट्रा मॉडर्न नहीं हूँ, रूढ़िवादी ही सही, लेकिन संस्कारी मन है मेरा। इतनी सी बात कहते हुए भी मैं हाँफने लगी थी। और तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी रूढ़ियाँ, तुम्हारी मान्यताएं दैहिक संबंधों पर आकर समाप्त हो जाती हैं। तुम्हारे लिए पवित्रता का मापदंड सिर्फ शरीर है, लेकिन इस हाड़ मांस से बने शरीर के परे भी एक वस्तु है, मन। उसके लिए कभी सोचा है? एक असाधारण आवेश में इतना सब कुछ कह जाने के बाद यह क्षण भर को रुके, शायद मेरे उत्तर के लिए। फिर गंभीर होकर बोले, मैं ठीक तुम्हारी तरह एकांगी होकर नहीं सोच पाता, यही तो मुश्किल है। यह अनुभवहीन लड़की 2 साल से पति की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी है, उसके पत्रों पर जी रही है। यदि उसके हाथ से एक प्रमाद हो भी गया तो मैं उसे अक्षम्य अपराध नहीं मान सकता। आखिर हम लोग उन्हें भी तो क्षमा कर देते हैं जो मन कहीं और रख आते हैं और साल दर साल दाम्पत्य का नाटक किए जाते हैं। ये किसके लिए कह रहे हैं आप? मैं करीब करीब चीख पड़ी। बगल वाले कमरे में होमवर्क करती हुई लड़कियां दौड़ी आईं और भय चकित नज़रों से हमें घूरने लगीं। अपने आवेग पर लज्जित होकर मैंने सिर झुका लिया। कहो बेटे राम, क्या तकलीफ़ है आपको? इन्होंने हंसते हुए पूछा तो वे धीरे धीरे अपने कमरे की ओर लौट गईं, लेकिन उनकी आंखों में तिरता हुआ संदेह साफ झलक रहा था। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा था पद्मा, तुम्हें इतना ऑफ होने की ज़रूरत नहीं थी, इन्होंने कसैली आवाज़ में कहा और उठकर चले गए। खाली प्यालियों को शून्य दृष्टि से देखती हुई मैं पता नहीं कितनी देर बैठी रह गई। सुशील का पत्र यथावकाश आ गया था। पत्र का प्रत्येक अक्षर बतला रहा था कि छवि के वहाँ पहुँचने की कल्पना मात्र से वह कितना पुलकित हो उठा है।
भैया भाभी के त्याग, स्नेह, ममता और सूझबूझ की प्रशंसा में उसने पृष्ठ के पृष्ठ भर दिए थे। अब यही पछतावा होता रहा कि यह ख्याल हमें पहले ही क्यों न आया। इतनी ही दौड़ धूप तब कर लेते हम, कम से कम अपने उत्तरदायित्व का तो ठीक से निर्वाह हो जाता। सुशील ने बार बार लिखा था कि बहुत आउट ऑफ दी वे जाकर रुपयों का प्रबंध ना करें। उसे थोड़ी निराशा ही तो होगी, वह झेल लेगा। घर भर को परेशानी में डालकर मिलने वाली खुशी उसे स्वीकार नहीं है। दूसरे पत्र में लिखा था, सौभाग्य से उसके एक प्रोफेसर 8 महीनों के लिए लेक्चर टूर पर जा रहे हैं। उनका फर्निश्ड फ्लैट आसान शर्तों पर मिल रहा है। अगर छवि का आना निश्चित हो तो वह बात करे। निश्चित तो खैर था ही। तीसरे पत्र में था, छवि अगर जल्दी आ सके तो अच्छा है। 6-8 महीनों का कोई छोटा मोटा कोर्स पूरा कर लेगी। हाँ, अगर पीयूष साथ आए तो असुविधा हो सकती है। यहाँ की जलवायु में बहुत फ़र्क है। शुरू शुरू में बड़ों को भी परेशानी होती है, फिर गाइड करने वाला भी कोई नहीं है आसपास। पत्र का स्वर स्पष्ट था, वह छवि को बिल्कुल अकेले में पाना चाहता था। उन दोनों के बीच वह बच्चा भी उसे गंवारा नहीं था। इतनी दूर से शायद वह अपने को उस अनदेखे बच्चे से जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पा रहा था। उसके लिए शुभा, विभा और पीयूष में कोई खास अंतर नहीं था, लेकिन छवि के पत्रों में यह कसक साफ झलक जाती थी। सुशील से मिलने का उल्लास, नया देश देखने का उत्साह, इस सब पर उदासी की एक परत सी रहती। कितने प्रयासों से उसने अपने को तैयार किया होगा, इसे हम लोग समझ सकते थे। और अप्रैल की एक सुबह वह अचानक ही आ खड़ी हुई। उसके आने के साथ ही घर में जैसे उत्सव का वातावरण हो गया। लड़कियों का आनंद जैसे छलका पड़ता था। मुझसे तो आते ही ऐसे लिपट गई कि सारा कलमश पल भर में ही धुल गया। साथ उसका भाई आया था। बोला, दीदी जी, यह महारानी परीक्षा देने के लिए हाजिर हुई हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि पेपर में क्या लिखेंगी आखिर। एक दिन भी तो किताब खोल कर देखी नहीं। बस जब देखो तब जीजा जी को लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं। फॉर्म के पैसे तो बिगड़े ही थे, यह किराया और ऊपर से खर्च हो गया। किताबें तो सब यहाँ छोड़ गई थी, वहाँ पढ़ती क्या खाक। वह तो ऐसे जमकर बैठ गई वहाँ, हमने सोचा परीक्षा का आइडिया ड्रॉप कर दिया होगा। अनचाहे ही स्वर मेरा स्नेहाद्र हो आया था। लगा जैसे सुबह विभा की ही बात कर रही हूँ मैं। एक शर्मीली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खेलती रही। दोपहर में भाई जब अपनी सफ़र की थकान मिटा रहा था, वह मेरे पास आकर बैठ गई और बड़े रहस्यमय अंदाज में बोली, मुझे तो पता है दीदी, मेरी अटेंडेंस इतनी शॉर्ट है, परीक्षा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं तो सिर्फ आने का बहाना ढूंढ रही थी। यहाँ आने के लिए बहाना ढूंढना पड़ता है तुम्हें? मैंने आहत स्वर में कहा। आप समझ नहीं रही हैं। दरअसल पीयूष को आपके पास छोड़ना चाहती हूँ। मेरे पास? जी। और माँ और बाबूजी जिद कर रहे थे कि वह उन्हीं के पास रहे। उनके पास छोड़ने का मन नहीं करता। लाड़ प्यार तो वह बहुत करते हैं, पर बच्चे के साथ तो 100 परेशानियाँ होती हैं जो उनके वश की नहीं हैं। भाभीयों पर मेरा विश्वास नहीं है। वे लोग बहुत अच्छी हैं, पर आपके पास रहेगा, अपनी दीदी लोगों के पास रहेगा तो मैं निश्चिंत होकर जा सकूंगी। और किसी के पास तो मैं उसे छोड़ नहीं सकती। और देखते ही देखते उसकी आंखें भर आईं और वह मेरे कंधे पर सिर रखकर सुबकने लगी। पता नहीं कितने दिनों से इस आवेग को वह अपने में छिपाए बैठी थी। व्यग्र होकर मैं उसकी पीठ पर, सिर पर हाथ फेरती रही। सुशील पर इतना रोष आया। नन्हे से बच्चे को छोड़कर चल देना क्या इतना आसान है? माँ बनकर देखे कोई, तब पता चले। वह बच्चे को मेरे पास छोड़ जाना चाहती है। रात में मैंने उन्हें बताया तो एक बारगी वह भी चौंक उठे। तुमने क्या जवाब दिया? मैं तो आज ही सुशील को लिख दूंगी कि यह रोग मेरे वश का नहीं है। लेकिन प्रस्ताव तो सुशील की ओर से आया नहीं है। जिसने किया है उसी से कहो ना। यह नहीं हो सकता। क्यों?
उसने इतने विश्वास के साथ मुझसे कहा है कि मुझसे उसके सामने मना करते नहीं बनेगा। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं बनेगा? इसलिए कि मैं उतनी दुष्ट नहीं हूँ जितना आप समझते हैं। मैंने लगभग चीख कर कहा और रात के उस वातावरण में मुझे अपनी ही आवाज़ बड़ी कर्कश लगी। इनकी ओर एक रोष भरा कटाक्ष फेंक कर मैं दूसरी करवट लेट गई। कभी कभी सभी मेरी सहनशीलता की परीक्षा क्यों लेने लगते हैं। सुबह से शुभा विभा किलक रही थी। मम्मी चाची कह रही थी पप्पू अब साल भर अपने ही पास रहेगा। यह बात सच्ची है ना? मतलब महारानी जी सब कुछ तय करके बैठी हैं। विभा कहती रही, मम्मी झूला तुम अपने कमरे में तो नहीं रखोगी, हमारे कमरे में ही रखना। दोनों पलंगों के बीच रोएगा तो हम संभाल लेंगे। कितना चबर चबर करने लगी हैं ये लोग। महरी भी तो कम नहीं, कहने लगी बाबा को खींच लेना बाई, बच्चा रहेगा घर में तो अच्छा लगेगा। अब इससे सलाह मांगने गया था कोई, और तो और श्रीमान जी भी खा पीकर मज़े से आराम कुर्सी पर बैठे झूल रहे थे। 11 बज रहे थे, बच्चे स्कूल चले गए थे। छवि भाई के साथ टाइम टेबल देखने कॉलेज गई थी। सोचा था सबके जाने के बाद पत्र लिखूंगी इत्मीनान से। कागज़ पेन सब सजा कर बैठी थी और इनके दफ्तर जाने की राह देख रही थी, लेकिन इन्होंने कपड़े तक नहीं बदले थे। जाना नहीं है आज, मैंने चिढ़कर कहा। आज छुट्टी ले ली है। किस खुशी में? ऐसे ही। विशेषज्ञों का कहना है कि कभी कभी दफ्तर से गोल कर जाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। फिर कभी कभी तुम्हारे साथ अकेले में बातें करने की भी इच्छा होती है। हार कर मैं मेज के पास से उठी और एक कुर्सी खींचकर उनके सामने जा बैठी और बोली, कहिए क्या बात करनी है? कोई खास बात नहीं, तुम काम कर लो अपना। चिट्ठी लिख रही थी ना? किसे? सुशील को? लिख लो ना, फिर बात करेंगे। आपके सामने नहीं लिख पाऊंगी। क्यों? इतनी प्राइवेट चिट्ठी है। मजमून तो शायद रात को तुमने बता ही दिया था। मजमून वह नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो फिर छवि के बारे में लिखना होगा, ठीक है ना? देखिए, मैंने कल भी आपसे कहा था मैं उतनी दुष्ट नहीं जितना आप समझ रहे हैं। मेरी आवाज़ फिर ऊंची चढ़ गई थी। सूने घर में एक गूंज सी पैदा करती हुई अपनी ही आवाज़ मुझे बड़ी कर्कश लगी। यही तो मुसीबत है डार्लिंग कि तुम उतनी दुष्ट नहीं हो जितना पोज करती हो। मैं तो हैरत से देखती रह गई। हम सब जानते हैं कि तुम्हारे पास इतना प्यार, इतनी ममता है कि सिर्फ उसे छुपाने के लिए तुमने ज़बान पर इतने कांटे उगा रखे हैं। तुम्हारी इस असलियत को सब जान गए हैं। सुशील, शुभा, विभा, यहाँ तक कि छवि भी तुम्हें पहचान गई है। इसी विश्वास के साथ तो अपना बच्चा तुम्हें सौंपने आई। मैं कुछ देर इनकी ओर देखती रही, फिर दीवार की ओर मुँह फेर कर मैंने कहा, मैं किराए की आया तो नहीं हूँ जो साल भर लड़के को संभाल कर निर्विकार मन से लौटा दूंगी। कलेजे से लगाकर पालूंगी उसे और कल उसकी माँ आकर उसे ले जाएगी। ना, मुझसे यह नहीं सहा जाएगा। बहुत दुख उठाए हैं मैंने जीवन में, अब एक और झेलने की सामर्थ्य नहीं। मैं सुशील को यही सब लिखना चाह रही थी। आप चाहें तो छवि को भी कह दीजिएगा। कुछ क्षण कमरा निस्तब्धता में डूबा रहा। पद्मा, हूँ, इधर देखो। क्या है? अभी तुमने बहुत सारे दुखों की बात की थी, उनमें से कितने सारे मेरे नाम चढ़े हैं। यह जान लेता तो आश्वस्त हो जाता। मैंने उनकी ओर देखा। अंतस का सारा स्नेह आंखों में समेटे वह मुझे ही देख रहे थे और अचानक मुझे लगा कि यह व्यक्ति निरंतर 12 वर्षों से इसी तरह मेरे सामने बैठा हुआ है, मेरी व्यथा कथा सुनने के लिए अधीर, मेरे घावों पर मरहम लगाने को आतुर। इसकी आंखें निरंतर इसी तरह स्नेह बरसा रही हैं। मैं ही पागल की तरह दूर दूर भागती रही, अपने ही भय से त्रस्त, तर्कहीन संदेहों से घिरी हुई। किंतु अगर कोई कहना भी चाहे तो क्या सब कुछ कह पाना इतना आसान है? कुछ कहने को फड़फड़ाए मेरे होंठ,
और फिर स्थिर होकर रह गए। उन्हें ही फिर कहना पड़ा, अच्छे बुरे क्षण तो सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन उन्हें कोई यूं अपने साथ नत्थी नहीं कर लेता। तुम्हारे साथ मुसीबत यह है पद्मा कि तुम भूलती कुछ भी नहीं हो, इसलिए मन पर एक भार सा बना रहता है। एकदम खींच उठी मैं। पल भर पहले तरल हो आया मन एकदम फुफकार उठा। समझते क्यों नहीं आप कि हर दुख क्षणजीवी नहीं होता। कोई आघात ऐसा भी होता है जो अपनी कसक छोड़ जाता है। कई घाव ऐसे होते हैं जो अपने वर्ण के कारण जीवन भर याद रहते हैं। उपदेश देना बहुत सरल है आपके लिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि 7 वर्ष की आयु में पिता को खो देना क्या होता है। कैसा लगता है जब पिता की मृत्यु के साथ ही अपनों के मुखौटे उघड़ने लगते हैं। कितना दुख होता है जब पिता के साथ माँ की शांत स्नेहमयी मूर्ति भी खो जाती है। शेष रह जाती है सिर्फ एक हेड मिस्ट्रेस जो आतंक की सृष्टि करती है, आश्वस्त नहीं करती। यह उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगे थे। मेरे पास भी बचपन की निश्चल हंसी थी। किशोर कल्पनाओं का सुंदर संसार था। खिलती उम्र के मधुर सपने थे। माँ के कठोर अनुशासन में सब कुछ झुलस कर रह गया। सुख दुख बांटने वाली एक बहन थी, शादी करके वह भी पराई हो गई। उसकी बरसों तक सूरत भी न देखने दी माँ ने। खुले हाथों विधाता ने रूप लुटाया था मुझ पर। एक ही चीज़ थी जिस पर गर्व था मुझे, लेकिन बीमारियों में वह भी उजड़ कर रह गया। संतान भी दी है ईश्वर ने तो दोनों लड़कियां। कल को अपने घर चली जाएंगी तो बस बैठकर रोना ही तो है मुझे। यही तो लिखा कर लाई हूँ। और एक दीर्घ उसास लेकर मैं चुप हो गई। इतना थक गई थी जैसे मीलों का सफ़र तय करके आई हूँ। घूमते हुए वे यह एकदम मेरे पास आकर खड़े हो गए थे। पद्मा, हाँ, और शेखर दा की बात नहीं करोगी? शेखर दा की बात मुझे तो जैसे काट मार गया। अपनी गाथा का जो सबसे दुखद लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जो उसे ही भूल गई। मैं बिजली की तरह उठ खड़ी हुई। किसने बताया आपको यह सब? माँ ने, रमा ने या शेखर दा ने? माँ ने कब तुम्हारे मन में झांक कर देखा है? रमा को ही कब इतना अवकाश मिला है? और शेखर दा, उनके पास यह सब देखने वाली आंखें ही होती तो कहानी कुछ और ही नहीं होती आज। फिर कहाँ से जान गए आप सब? तुमसे। इस तरह चौंको मत पद्मा। तुम्हारे स्वभाव की ये अनेक विसंगतियां खुद ही अपनी कहानी कहती रही हैं, और साथ में तुम्हारी व्यथा में डूबी आंखें, खोया हुआ आत्मविश्वास, तुम्हें हरदम कोंचता हुआ तुम्हारा हीन बोध, मुझे प्रसन्न रखने के लिए तुम्हारे हास्यास्पद प्रयास, मुझे खो देने का तुम्हारा तर्कहीन भय, सभी कुछ तो मेरे सामने था। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ पद्मा, शेखर दा की तरह अंधा भी नहीं हूँ। बहुत पहले जान लिया था कि रमा का जिक्र छेड़ते ही तुम समूची ईर्ष्या से सुलग उठती हो। शेखर दा का नाम लाते हुए तुम्हारी जुबान काँप काँप जाती है। बुरा नहीं लगता था तब? क्यों नहीं लगता था? मैं मनुष्य नहीं हूँ क्या? एकदम भीतर तक राख हो जाता था। तुम्हारा वह मूक आदि अंतहीन प्रणय और मेरा वह अवश आक्रोश, आज याद करता हूँ तो सब बचकाना सा लगता है। लेकिन उन दिनों तो जिंदगी को विष के घूंट की तरह पी रहा था मैं। आज तक उसका स्वाद जबान पर है, और इसलिए चाहा था, मन की गहराइयों से चाहा था कि सुशील को यह जहर न पीना पड़े। सभी लोग मेरी तरह पुख्ता दिल नहीं होते। इतना सब होते हुए भी सारा आक्रोश चुपचाप मन में समेटे रहे। क्यों? क्यों इतनी करुणा की मुझ पर? मैंने रूंधे गले से प्रश्न किया। क्योंकि तुम मेरे बच्चों की माँ थी। तुमसे ही मेरा घर था, और अपने घर को मैं बिखरते देखना नहीं चाहता था। घर का टूटना बच्चों के लिए क्या होता है, यह मैंने तुम्हें देखकर सीखा था। अपनी सारी पृष्ठभूमि के साथ इतनी निरीह लगती थी तुम
कि कभी कठोर कुछ भी कह भी जाता तो फिर देर तक पछताता रहता। मैंने तुम पर कोई उपकार नहीं किया है पद्मा। मैं शायद सब इसलिए एडजस्ट करता रहा कि अपने समस्त गुण दोषों के साथ भी तुम मुझे अच्छी लगती रही। शायद इसी को प्रेम कहते हैं। कमरे के वातावरण में एक उमस सी भर गई थी। मैंने पंखा फुल स्पीड पर खोल दिया, फिर खिड़की के पास खड़ी होकर बड़ी देर तक खुली हवा में सांस लेती रही। यह धीरे धीरे तैयार हो रहे थे। कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, आरटीओ ऑफिस जाऊंगा, जरा लाइसेंस रिन्यू कराना है। मैं समझ गई। उतनी बड़ी बात कह जाने के बाद कमरे की उमस उन्हें भी व्याप गई थी। जानने से पहले एक बात सुनेंगे? कहो। उन्होंने जूतों के तस्मे बांधते हुए जवाब दिया। विश्वास कर सकेंगे? कहो तो। बहुत पहले मैंने एक सपना देखा था। कच्ची उम्र में सभी लड़कियां इस तरह के सपने देखती हैं। तब लगता है जीवन का संपूर्ण सत्य यही है, बाकी सब शून्यवत है। इस उम्र के सपने ऐसे सर्वव्यापी ही होते हैं। पता नहीं कितने सालों तक उसे अपने गले का हार बनाए रही। फिर जानते हैं क्या हुआ? सुशील की शादी में उन्हें इतने दिनों बाद देखा और अवाक रह गई। क्या यही है वह अलौकिक व्यक्तित्व जिसके लिए मैं मीरा बनी हुई थी? यह नितांत साधारण व्यक्ति रमा का पति भर हो सकता है, आलोक का पिता हो सकता है। मेरा स्वप्न पुरुष फिर कहाँ खो गया? हैरान थी मैं। कैसा लगा था तब? बहुत दुख हुआ। नहीं, एक रीतेपन का एहसास भर हुआ बस। कितना आश्चर्य है ना? वे उठकर मेरे पास आए, दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए बोले, इसमें आश्चर्य तो कुछ भी नहीं है। जीवन में कितनी ही चीज़ें तुम्हारे हाथों से फिसलती रही हैं, उनमें एक नाम और जुड़ गया। सिर्फ एक बात याद रखो पद्मा, कि सब कुछ खो जाने के बाद भी तुम देखोगी कि मैं तुम्हारे पास हूँ। हमेशा से था। इट इज़ अ प्रॉमिस। और यह अंतिम बात कहते कहते उनकी आवाज़ भारी हो गई थी। मैंने हौले से उनके हाथ हटाते हुए कहा, बाहर जा रहे थे ना आप? सो तो जा रहा हूँ। वह चलने को हुए और फिर जैसे कुछ याद आ गया उन्हें, दरवाजे के बाहर से बोले, सुबह आलोक का टेलीग्राम आया था, दराज में है, देख लेना। आलोक को तार देने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मैंने पूछा, लेकिन तब तक वह जा चुके थे। दराज खोलकर मैंने वह गुलाबी कागज़ निकाला। सफ़ेद पट्टी पर काले अक्षर चमक रहे थे, पापा इज़ नो मोर। दोस्तों, आशा करती हूँ लघु उपन्यास आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हार्दिक आभार। अपना साथ इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिए। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। आप सभी का समय शुभ हो। नमस्कार।